सलाम मेरे अजीज लिसनर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सेल्फ बिलीफ विच इज़ स्पेशली मेड फॉर नॉवल लवर्स। हमारा आज का नॉवल वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड नॉवल हिचकियाँ मोहब्बत की है। जिस तरह दश्त वहशत की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई थी, ऐसे ही इस नॉवल की भी बहुत रिक्वेस्ट की गई थी। बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है ये, 2 सीजन्स बनेंगे लेकिन लॉन्ग बहुत ज़्यादा नहीं है। और अगर कंपैरेटिवली भी कोई लॉन्ग नॉवल होता है तो अभी तक तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा मेरे चैनल को देखकर कि मैं लॉन्ग नॉवेल्स ऐसे ही नहीं लाती, बल्कि प्रॉपर उनके ऊपर रिसर्च करके और उनके रिव्यूज़ देखने के बाद ही जो बहुत अच्छे होते हैं बस वो लाती हूँ, ताकि लॉन्ग नॉवेल्स को पढ़कर मेरा टाइम वेस्ट ना हो और ना ही उनको सुनकर आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये ना हो कि एट द एंड ऑफ द डे वो कोई बोंगे नॉवेल्स निकले। तो लॉन्ग नॉवेल्स के मामले में थोड़ा सा मैं क्रिटिकल होकर ही उनको लाती हूँ। इस नॉवल के रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा, तो इसीलिए फिर मैंने इस नॉवल को चूज़ कर लिया। तो अब हम शुरू करते हैं इसका एपिसोड 1। उम्मीद करूँगी कि आपको ये नॉवल पसंद आएगा। अच्छा हाँ, एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात सुन के फिर नॉवल शुरू कीजिएगा। ये नॉवल ना 3 बेस्ट फ्रेंड्स की कहानी है और उनके नाम एक्चुअली में है हुनैन, ज़रियाब और दबीर। अब अगर आप दबीर को उर्दू में लिख कर देखें तो बिल्कुल इस तरह ही लग रहा है जैसे ज़ुबैर लिखा जाता है या कबीर लिखा जाता है। तो अब क्योंकि ना पीडीएफ में मिस्टेक्स उर्दू में होना बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, तो मैंने कभी दबीर नाम सुना नहीं था। तो आई थॉट कि एक या तो डॉट लगाना भूल गए हैं या फिर काफ आना होगा दाल की जगह। तो फिर मैंने सोचा कि चलो डॉट वाली चीज़ ज़्यादा मुझे लग रही है करीब करीब, तो मैंने डॉट खुद ही लगा के उसको पढ़ गई। तो मैं उसको ज़ुबैर पढ़ गई हूँ, बट वो तो अल्लाह भला करे, जब मैं पहला मेगा एपिसोड एंड करने लगी हूँ तो एक जगह पर इंग्लिश में DABEER लिखा हुआ था। तब मुझे पता लगा कि ये दबीर ही था, चाहे मैंने ये नाम नहीं सुना हुआ बट ये दबीर ही था। तो अब एपिसोड 1 में आपको जहाँ जहाँ ज़ुबैर नज़र आएगा वो दबीर है, तो एक नुक्ता हटाकर खुद ही सुन लेना। तो इसके आगे से हर जगह फिर मैंने दबीर ही पढ़ा है। तो अब ये कंफ्यूज ना हो जाना कि पहले एपिसोड में जो ज़ुबैर था वो किधर गया, मर तो नहीं गया। वो ज़ुबैर और दबीर एक ही हैं। आगे से सारा दबीर ही पढ़ा है मैंने, बट पहले एपिसोड में वो ज़ुबैर है। अब इतनी तो मैं चंगी थी नहीं कि मैं पूरा एपिसोड दोबारा रिकॉर्ड कर दी एक नुक्ते की वजह से। तो पहले एपिसोड में गुजारा कर लेना और आगे से वो दबीर ही है। होप दैट यू अंडरस्टैंड इट। अब नॉवल आप सुन सकते हो। ब्लैक कलर की ब्रांड न्यू मर्सिडीज जैसे ही गेट पर पहुंची, लॉन में इतरत जो मजे से नरम घास पर नंगे पांव चल रही थी भागी भागी आई। भाई आ गए। जुबैर ने अपनी साइड का दरवाजा खोला और बाजू खोलकर इतरत का इस्तकबाल किया। इतरत को नरमी से अपने साथ लगाया और उसका सर चूमा। सैयद जुबैर हुसैन की जान अगर किसी चीज़ में है तो वो सिर्फ और सिर्फ इतरत हो सकती है, इसके अलावा कोई और नहीं। ये अल्फाज थे उनके अपने। भाई की जान कितनी दफ़ा कहा है सर्दी लग जाएगी, मौसम अच्छा नहीं है। वो उसे अपने साथ लगाए टीवी लाउंज में दाखिल हुए। आलिया बेगम पर नज़र पड़ते ही बहन को छोड़कर माँ के सर का बोसा लिया और उनके साथ ही सोफे पर बैठ गए। दूसरी तरफ जल्दी से इतरत आकर बैठ गई। तुम्ही ने इसको बिगाड़ दिया है, रोज रोज नई नई फरमाइशें करती है। जुबैर ने आंख के इशारे से इतरत को देखा जैसे पूछ रहा हो अब क्या हुआ। इतरत ने शाने उचकाए जैसे कह रही हो मुझे क्या पता। आलिया बेगम ने दोनों को देखकर गुस्से से कहा, अगर दोनों बहन भाई की आंख मचोली खत्म हो गई हो तो मैं कुछ कहूं। दोनों हंसने लग गए। अम्मा भी क्या है, क्या कर दिया अब इसने। इतरत जाओ बुआ को कहो खाने लगाएं, भूख लगी है। अरे बेटा, तुम्हारी और भी 2 बहनें हैं, तुमने कभी उनके साथ इतने चोंचले नहीं किए। कल इसने भी पराए घर जाना है, क्या करेगी वहां जाकर। तुम जहेज में साथ जाओगे। जुबैर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। दोनों हाथों से माँ को पकड़कर चेहरा अपनी जानिब किया जो वो नाराजगी से मोड़ गई थी। अम्मा भी, मैंने इशरत और नुदरत को भी बहुत प्यार दिया है, हर ख्वाहिश पूरी करता हूँ, जो मांगती हैं देता हूँ, कोई शिकायत की उन्होंने मेरी। जुबैर ने शिकवा कुना आंखों से माँ की तरफ देखा। नहीं मेरे बेटे, ऐसी बात नहीं है, वो अपने अपने घरों में खुश हैं। तो फिर क्या मसला है। मसला उन्हें नहीं इतरत को है। क्या हुआ इतरत को, अभी तो ठीक ठाक थी, मैंने खुद देखा है। जुबैर ने टाई ढीली करते हुए कहा। अब वो शूज उतार रहा था। सैयद सादियां लड़कों के साथ नहीं पढ़ती और मोहतरमा फरमा रही हैं कि मैंने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना है। खबरदार जो तुमने इस दफा इसकी हिमायत की, समझे। आलिया बेगम ने गुस्से से बेटे को देखा जो अब शूज के साथ मोजे उतार के पांव पर पांव रगड़ रहा था।
उसकी शादी करो और फिर अपनी तरफ तवज्जो दो। अच्छा तो ये बात है। मुस्कुराहट के साथ माँ की तरफ देखा। जी बिल्कुल। और हस्बे आदत आपको इतरत की फरमाइश बुरी नहीं लगेगी? बिल्कुल। अभी थोड़ी देर में आपके मुंह से उसकी हमायत के दलाइल भी आना शुरू हो जाएंगे। आलिया बेगम बेटे की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ थी। तो इसमें बुरा क्या है, अच्छा है, घर का डॉक्टर होगा। वैसे भी मैं काफी अरसे से सोच रहा था हमारे खानदान में कोई डॉक्टर नहीं है, सब ने एमबीए किया है। हद है जुबैर। आलिया बेगम गुस्से से उठी और वॉकआउट कर गई, जबकि जुबैर ने अंदर आते हुए इतरत को अंगूठे से ओके का साइन दिया, जिसका मतलब था तुम्हारा काम हो गया, और खुद मुस्कुराता हुआ रूम में फ्रेश होने चला गया। पीछे से इतरत ने आवाज लगाई, यू आर द बेस्ट ब्रदर इन द वर्ल्ड, आई लव यू सो मच। डिफेंस एरिया में बना ये 5 किनाल का घर असल में घर कम और फार्म हाउस ज्यादा था। इस सैयद हाउस में कुल 4 लोग रहते थे। आलिया बेगम जो बहुत पुराने ख्यालात की मालिक थीं, बल्कि यूं कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि वो आजकल के दौर में पुरानी रवायात को कायम रखी थी। शौहर की वफात के बाद दूसरी शादी नहीं की, अपनी जिंदगी एक बेटे और 3 बेटियों पर कुर्बान कर दी। सैयद जुबैर हुसैन शाह इस घर का वाहिद चश्मो चराग, अपनी खूबसूरती और सहानत से अगले को 1 मिनट में ज़ेर करने वाला, वसीओ अरेज बिजनेस को संभाले हुए, मगर जिस चीज से चिढ़ थी वो सिनफे नाजुक थी। चिढ़ की वजह यह थी कि उसके खानदान, सोशल सर्कल और ऑफिस में जितनी भी लड़कियां थीं वो तमाम उस पर ऐसे मरती थीं जैसे शहद पर मक्खियां। यही चीज चिढ़ का बाइस थी। बाप के मरने के बाद उसने बेटा, भाई और बाप का किरदार खूब निभाया था। 2 बहनों की शादी कर दी थी। इतरत उसकी छोटी बहन उसकी जान थी, सबसे प्यारी थी उसे। हुनैन के कमरे का दरवाजा जोर से खुला, बल्कि धमाके से खुला। मलिक नजीर इस दफा जारहाना अजाइम से दाखिल हुए थे। वो पिछले 2 घंटों से अपने इकलौते शहजादे को वॉक के लिए उठा रहे थे। हुनैन की नजर जैसे ही बाप पर पड़ी, 1 मिनट में छलांग लगाकर वॉशरूम भागा। बाबा प्लीज, सुबह सुबह नहीं, मैं कोई लेक्चर सुनने के मूड में नहीं। मुझे सुबह की सैर की तमाम अफादियत अजबर हो चुकी है, वो अंदर से चिल्लाया। साथ साथ शॉवर की आवाज भी आ रही थी। मलिक नजीर मुस्कुराते हुए सीढ़ियां उतर रहे थे। गजाला बेगम भी मुस्कुरा दी। तो बिलाखिर आप अपने शहजादे को उठाने में कामयाब हो ही गए। साथ वो ब्रेड पर जैम लगा रही थी। जी बेगम साहिबा। वो भी अब कुर्सी खींच कर बैठ चुके थे। गजाला बेगम ने ब्रेड स्लाइस और चाय का कप मलिक साहब को पेश किया। इतने में हुनैन सीढ़ियां फलांगता मलिक साहब के साथ वाली कुर्सी पर विराजमान हुआ। हाय मॉम डैड। खूबसूरत और शरारती मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए वो किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। ब्लैक पैंट, लाइनिंग वाली ब्लैक शर्ट पहने, कफ फोल्ड किए, एक हाथ में ब्लैक स्ट्रिप वाली घड़ी उसके हुस्न को मजीद 4 चांद लगा रही थी। बेटा बात यह है, मलिक साहब ने अभी बात शुरू ही की थी कि हुनैन खड़ा हो गया। डैडी वापसी पर प्लीज, सुबह खराब ना करें, यूनी से वापसी पर देर हो जाएगी। मॉम को जल्दी से प्यार करते हुए इन्फॉर्म किया, फिर गाड़ी की चाबी लेकर ये जा वो जा। ये मलिक विला था जहां 3 लोग रहते थे। मलिक नजीर बहुत बड़े बिजनेस में करोड़ों की जायदाद के मालिक, और मिसेस नजीर यानी गजाला बेगम और उनकी इकलौती औलाद हुनैन मलिक। शादी के 8 साल बाद हुनैन पैदा हुआ। मिन्नतों मुरादों से मांगा गया ये बच्चा अजीब था। खूबसूरती बेइंतहा थी तो नलायकी भी बेमिसाल। पिछले 6 सालों से एक ही क्लास में बार बार फेल हो रहे थे। उनके साथ वाले लड़के लड़कियां शादीशुदा और अपना बिजनेस कर रहे थे, मगर हुनैन को कोई परवाह ही नहीं थी। उसके ख्याल में उसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। मेरे बाप पास जो भी है वो मेरा है, फिर क्यों खामखा पढ़ाई करके खुद को जलील करूं। मलिक साहब भी जिद के पक्के थे, जब तक तुम एमबीए नहीं कर लेते ना तुम्हारी शादी करूंगा और ना ही बिजनेस। हुनैन ड्राइविंग कर रहा था। उसकी जिंदगी 5 लोगों के गिर्द घूमती थी। मॉम, डैड, जरियाब, जुबैर और वो पढ़ाकू यानी नरमीन अहमद। कोनैन जल्दी करो, मुझे देर हो रही है, हाला ने गुस्से से तकरीबन चीखते हुए कहा। कोनैन बाइक स्टार्ट ना होने की वजह से आगे ही तपा हुआ था। हाला ने और जल्दी पर तेल का काम किया। हाला भी, आप ऐसा करो
कि कैब कराकर अस्पताल चली जाओ, क्योंकि बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। कोनैन ने शाने उचकाकर बेनियाजी से कहा। उसके अंदाज पर हाला के तन बदन में आग लग गई। वही रोज वाली बकवास शुरू कर दी तुमने। पता है मैं कैब पर नहीं जा सकती, फिर भी। जैसे ही गैराज से उन दोनों के शोर की आवाजें बुलंद हुई, सुरैया बेगम जल्दी जल्दी बाहर आईं। हाला ने माँ को देखते ही रोना शुरू कर दिया। इसकी वजह से मैं रोज देर से पहुंचती हूँ। कोनैन ने भी मासूम सी शक्ल बनाकर बाइक की तरफ इशारा किया। मैं क्या करूं? ना अब्बू नहीं लेकर देते हैं और ना ही इस पर पैसे खर्च करने देते हैं। अच्छा, आज ऑफिस से आते हैं तो बात करती हूँ शाह साहब से कि तुम्हें नई बाइक ले दें। कोनैन ने माँ की तरफ घुग्गी से देखा। क्या है अम्मी, गाड़ी की बात कीजिए प्लीज। तुम्हें पता है वो नहीं मानेंगे। अम्मी से पहले हाला ने जवाब दिया। अच्छा जाओ, एहतियात से बाइक चलाना, अगर चली तब ना। हाला और कोनैन ने मुश्तरका कहकहा लगाया। ये सैयद सिब्तैनुल हसन बुखारी की छोटी सी फैमिली है। वो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और एक बेटा शपुल कोनैन बुखारी जो MBA कर रहा है और बेटी हाला डॉक्टरी का कोर्स करके हाउस जॉब। नरमीन अपने नाम की तरह नरम दिल, नरम गुफ्तार, नरम खू लड़की थी। शुरू से पढ़ाई में आउटस्टैंडिंग पोजीशन होल्डर और गोल्ड मेडलिस्ट। उसकी जहानत के अलावा एक वजह उसके लायक होने की ये भी थी कि उसके वालिद MBA डिपार्टमेंट के HOD थे। बड़े भाई ने भी अमेरिका से PhD की हुई थी और आपी आर्मी में डॉक्टर मेजर थी। यानी पूरे घर का माहौल ही पढ़ाई वाला था। हुनैन को जितनी शदीद मोहब्बत नरमीन से थी, उससे कई गुना ज्यादा चिढ़ उसके बाप अहमद मुराद से थी। बकौल हुनैन, सर मुझे मोहब्बत की सजा देते हैं और पास नहीं करते, मगर कोई भी इस राय से मुत्तफिक नहीं था। नरमीन अपने डिपार्टमेंट से क्लास लेकर निकल रही थी जब उसे दूर से हुनैन नजर आया। वो आज अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी, सो फौरन पलटी कि कहीं वो देख ना ले। तेज तेज कदम उठाती कैंटीन पहुंची, इधर उधर देखा, उसे सारा नजर आ गई। हाथ हिलाते वो उसके टेबल पर पहुंची। कहाँ थी? कब से तलाश कर रही हूँ। यही हूँ, बैठो, क्या लोगी? बर्गर मंगवाऊं? सारा ने जांचती नजरों से पूछा। हाँ मंगवा लो, कदरे बेजारी से जवाब आया। सारा बर्गर का कहकर लौटी तो वो अपने दोनों हाथ टेबल पर रखकर कुछ सोच रही थी। क्या हुआ यार, मुझे लगता है वो इस दफा भी फेल हो जाएगा। जो आखिरी उम्मीद बची है शादी की वो खत्म हो जाएगी। मैं कब तक पापा को मना करूं? वैसे भी सारे बहाने खत्म हो गए हैं, अब तो मेरा MS भी मुकम्मल हो जाएगा। गेट खुलते ही 3-4 नौकर भागते हुए आए। हर तरफ हवेली में शोर मच गया। छोटे खान आ गए। सब खुश थे और क्यों ना खुश होते, सबकी जान थी उसमें। गोरा रंग, बादामी आंखें, लंबा कद, ऐसी पर्सनालिटी जो देखे देखता रह जाए। कुदरत ने हुस्न बेमिसाल दिया था, ऊपर से रहती सहती कसर अच्छे लिबास से निकाल दी थी। सरदार ज़रियाब अली खान आए हैं। शहर से जैसे ही इत्तला दी गई, डाइनिंग टेबल पर मौजूद हर शख्स खुशी से चीख उठा। ज़रियाब आया, ईद हो गई। इफ्रा, सयाब, माहीन, दादी, कौसर बेगम, नसरीन बेगम, बड़े सरदार दिलावर अली खान और सरदार हशमत अली खान सब ने खाना छोड़ दिया और ज़रियाब को मिलने के लिए खड़े हो गए, सिवाय महनूर के, जिसके चेहरे पर खुफकी नुमायां थी। मनहूस कहीं का, आ गया, अब कुछ दिन बहुत बुरे कटेंगे तेरे महनूर, उसने दिल में सोचा और चुपचाप अपने कमरे में आ गई। ज़रियाब बारी बारी सबसे मिला और अपने बाबा सरदार दिलावर अली खान के पास बैठ गया। लाला, अचानक आकर आपने सरप्राइज दे दिया। इफ्रा सयाब ने कहा। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा मेरा आना? ज़रियाब ने मुझसे गुस्से से इफ्रा सयाब को देखा। अरे लाला, क्या कह रहे हैं? मुझे खुशी नहीं हुई। सब लोग इफ्रा सयाब की हैरत को देखकर हंसने पर मजबूर हो गए। ज़रियाब बज़ाहिर सबके दरमियान बैठा गप्पे लगा रहा था, मगर ध्यान सारा उस दुश्मन जान की तरफ था। हस्बे आदत जनाब हुनैन साहब ब्लैक जीन्स और प्रिंटेड शर्ट पहने, कप फोल्ड किए, घड़ी बांधे, गॉगल्स लगाए, मोबाइल हाथ में पकड़े उसे खूंखार नजरों से घूर रहे थे। 2 दिन से तुम्हें तलाश कर रहा हूँ, पूरी यूनिवर्सिटी छान मारी, कहीं कोई पता नहीं तुम्हारा। ना कॉल अटेंड करती हो, ना मैसेज का जवाब दे रही हो। क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही हो? तुम्हारा दिमाग है? हैरत है,
मुझे क्यों इतने अरसे में पता नहीं चला? नरमीन ने सर उठाए बगैर जवाब दिया। वो इस वक्त यूनी की बैक साइड पर बैठकर असाइनमेंट बना रही थी। ग्लासेस लगाए वो हमेशा की तरह बहुत जाज़िबे नजर लग रही थी। उसके इस नरमी से दिए गए जवाब पर हुनैन ने अपनी बड़ी बड़ी गोल मटोल आंखें घुमाई और फिर मुस्कुराते हुए उसके साथ बैठ गया। अच्छा, क्या मसला है बताओ? अब की बार लहजे में नरमी थी। मसला वही है जो पिछले 6 साल से चला आ रहा है। हनूस काम करते धीमी आवाज में जवाब आया। यानी? आंखें घुमाकर नरमीन को देखा और उसके हाथ से पेन छीन लिया। क्या बदतमीजी है! नरमीन को गुस्सा आया। फिर बात करो सीधी तरह, पहेलियां मत बुझवाओ। हुनैन, तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? मैं बहुत परेशान हूँ। नरमीन के लहजे में बेबसी थी, जबकि हुनैन अपना पसंदीदा काम यानी पेन से अपने हाथ की हथेली पर नरमीन लिख रहा था, टैटू स्टाइल में। हुनैन! नरमीन ने अपनी तरफ मतवज्जे करना चाहा। सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ, आगे बोलो। कल फिर बाबा के दोस्त की फैमिली आई थी। लंबा सांस लेकर नरमीन ने नजरें झुकाकर कहा, मेरा प्रपोजल लेकर। पहली बार हुनैन ने नरमीन को तिरछी नजरों से देखा और हंसने लग गया। लगता है तुम पिंडी की आखिरी कंवारी लड़की हो जिसे देखो मुंह उठाकर तुम्हारे घर आ जाता है। बाकी लड़कियां मर गई हैं क्या? वैसे ही मीडिया शोर मचाता है लड़कियों के रिश्ते का बड़ा मसला है। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। मना करो यार, बाप अपने को। तमीज से बात करो बाबा के बारे में, तुम्हारे उस्ताद है वो। नरमीन को बुरा लगा। हुनैन ने शाने उचका दिए और ग्राउंड में इधर उधर देखने लगा। मैं और बहाने नहीं बना सकती। अगर तुमने इस साल भी सेमेस्टर क्लियर ना किया तो। आगे वो कह न सकी, बस अपने होंठ काटने लगी। हुनैन ने उसके चेहरे की तरफ देखा जो कि उदास नजर आ रहा था। यार, तेरे बाप के साथ मसला क्या है? शादी के लिए MBA होना जरूरी नहीं है, बस लड़के का मेडिकली फिट होना जरूरी है, और वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूं। वो मौका तो देकर देखें। आंख मारते हुए नरमीन को देखा जो उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। तुम इंतहाई जलील, कमीने और बेगैरत इंसान हो। मेरा दिमाग खराब है जो तुम्हारे साथ बहस करती हूँ। नरमीन का सब्र जवाब दे गया था। वो अपनी सब चीजें समेट कर जल्दी से उठने लगी, तभी हुनैन ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसे मालूम था अब वो रोएगी। छोड़ो हुनैन, प्लीज, नरमीन ने नम लहजे में कहा। बैठो फिर। वो उसे अपने पास बैठने का इशारा कर रहा था। ना चाहते हुए भी वो बैठ गई, मगर मुंह दूसरी जानिब कर लिया। नाराजगी का वाजिया इजहार था ये। यार कसम से मुझे तो तेरे बाप की समझ नहीं आती। इकलौता हूँ, बेपनाह दौलत है, इतना बड़ा बिजनेस है, खुश शक्ल हूँ, और क्या चाहिए होता है लड़की वालों को? मगर नहीं, फजूल जिद लगा रखी है MBA की। चलो मेरी तो खैर है, मगर अपनी बेटी का ही ख्याल कर लें, कितनी उम्र होती जा रही है। शरारत लफ्जों में जाहिर थी और तबस्सुम होठों पर। पहली दफा नरमीन ने मुड़कर देखा। हुनैन का मकसद भी यही था। प्यारी लग रही हो। विल यू प्लीज शट अप? नरमीन का सब्र जवाब दे गया। तुम्हारी वजह से मैं बाबा को मना करती रही, अब तुम्हें मेरी उम्र नजर आ रही है? कितने घटिया हो तुम। नाराज ना हो यार, सच तो यही है। जब से हमारा अफेयर चल रहा है, अगर तुम्हारे बाप ने तब से हमारी शादी कर दी होती तो अब वो 2 अदद बच्चों के नाना होते और तीसरा आने वाला होता, क्योंकि मुझे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है। नरमीन सर मारती उठ खड़ी हुई, जैसे कह रही हो तुम्हारा कोई हाल नहीं, जबकि हुनैन अपनी गोल मटोल आंखों पर गॉगल्स लगाता, हाथ झाड़ता, शाने उचकाता खड़ा हुआ। सच कहा है, एक एक लफ्ज, सारा फड्डा तुम्हारे बाप ने डाला हुआ है। ठीक है तो तुम नहीं पढ़ोगे, आखिरी फैसला है तुम्हारा? नरमीन ने कदरे तहम्मुल से पूछा। हुनैन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं। नरमीन अहमद, अगर मैंने पढ़ना होता तो बहुत पहले पढ़ चुका होता। हुनैन मलिक नाम है मेरा। मुझसे कोई अपनी बात मनवा नहीं सकता जब तक कि मैं खुद ना मानने के मूड में हूँ। चलो यार, मुझे भूख लगी है, कैंटीन से कुछ खाते हैं। नहीं शुक्रिया, नरमीन कहती हुई चल पड़ी और वो उसे जाता देखने लगा। पागल है, बिल्कुल पागल। शादी का MBA से क्या ताल्लुक? वो भी शाने उचकाता चल पड़ा। सरदारों की इस हवेली में 2 खानदान आबाद थे। एक सरदार दिलावर अली खान का, जिनके 2 बेटे जरियाब अली खान और इफ्रा सयाब अली खान थे, जबकि उनके बड़े भाई सरदार हशमत अली खान की 3 साहबजादियां थीं। महानूर जो जरियाब से 2 साल बड़ी थी,
माहीन जो इफ्रा सयाब की हम उम्र थी और सबसे छोटी माहपारा थी। माहपारा को प्यार से पारा बुलाते थे। घर का आखिरी बच्चा होने की वजह से वो सबकी लाडली थी, खास तौर पर ज़रियाब की। क्योंकि उसकी अपनी तो कोई बहन नहीं थी, इसीलिए वो उसे अपनी बहन कहता था। महानूर ने अपने साथ होने वाली ज्यादतियों का बहुत असर लिया। उसने अपने आप को सारे घर वालों से अलग थलग कर लिया। वो एक कमरे में गोशानशीन हो गई थी। सफ़ेद कपड़ों के अलावा कोई रंग नहीं पहनती थी, ना ही किसी किस्म का जेवर मेकअप करती। बस जब कभी खुश होती तो अपने नरमो मुलायम सफ़ेद मोतिया और गुलाब की पंखड़ियों जैसे हाथ पांव पर मेहंदी लगा लेती। उसे मेहंदी बहुत पसंद थी। उसका मामूल अब सिर्फ नमाजें, तस्बीहात, वज़ाइफ और नफली रोज़े थे। गांव की औरतें उससे दम दरुद करवाने आती। यही वजह थी कि अब सारा गांव, हत्ता के घर वाले भी उसे नूर बीबी बुलाते थे। सिर्फ एक शख्स था जो उसे महानूर कहता था। महानूर की ज़रियाब से नफरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो सबकी हमदर्द थी। गांव की औरतों के मसाइल सुनती, उनके लिए दुआएं करती, किसी का बुरा ना चाहती, ज्यादती बर्दाश्त करती, मगर ज़रियाब को ना बख्शती थी। हर वक्त उसके मरने की दुआएं मांगती, क्योंकि उसके नज़दीक वो एक मनहूस इंसान था, जिसकी वजह से आज उसकी ये हालत थी। अगर वो मर जाए तो सब पहले की तरह हो जाए। मगर ये सिर्फ उसकी सोच थी। उसके मरने से जितना नुकसान महानूर का होना था, ये उसे वक्त ने बताना था। ज़रियाब ने जैसे ही अपने कमरे में कदम रखा, उसे थकावट का शदीद एहसास हुआ। एक तो ड्राइव करके गांव आया था, सफ़र की थकावत, फिर सारा दिन अपने बाबा दिलावर अली ख़ान और ताया हशमत अली ख़ान के साथ मिलकर गांव के मसाइल सुने और उनके हल भी तलाश किए। अब वो सिर्फ सोना चाहता था, मगर वो अभी सो नहीं सकता था, क्योंकि अभी तक वो दुश्मनी जान नजर नहीं आई थी। वैसे भी जितने दिन वो हवेली रहता, वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। ज़रियाब खुद ही मिलता था जाकर उसे। ज़रियाब ने घड़ी की तरफ नजर दौड़ाई। अभी 9 बजे थे। कुछ सोचते हुए उसने बालों में हाथ फेरा। मतलब अभी वो नमाज पढ़कर तस्बीहात पढ़ेगी, 10 बजे फ्री हो जाएगी। चलो ज़रियाब साहब, जनान खाने की तरफ। सरदारों की हवेली बहुत बड़ी थी। इस हवेली की एक साइड पर डेरा था, जहां जीप, गाड़ियां, आला नस्ल के कुत्ते, शिकारी कुत्ते, घोड़े, भैंसें, बकरियां, मुर्गियां और काले शेरों की नायाब जोड़ी के साथ साथ ज़रियाब के पसंदीदा हिरन भी थे। डेरे के साथ ही मेहमान खाना था, दूसरी तरफ मर्दान खाना और उसके बिल्कुल साथ जनान खाना था। मर्दान खाने से जनान खाने का फासला तकरीबन 15 मिनट था। जुबैर, ज़रियाब और हुनैन बहुत अच्छे दोस्त थे। ज़रियाब और जुबैर ने MBA के बाद बिजनेस शुरू कर दिया था, जबकि हुनैन मुस्तकिल यूनिवर्सिटी में था। हुनैन और जुबैर के घर इस्लामाबाद में थे, लेकिन ज़रियाब ने यहाँ अपार्टमेंट लिया हुआ था। शाम में हुनैन और जुबैर उसी के फ्लैट पर पाए जाते। जुबैर ऑफिस में बैठा कुछ फाइलें देख रहा था जब उसका सेक्रेटरी अंदर दाखिल हुआ। जुबैर ने एक नज़र उस पर डाली और कहा, बोलो क्या बात है? सर, वो हुनैन साहब आए हैं। कितनी बार कहा है उन्हें बाहर ना रोका करो, अंदर भेज दो। साथ ही जुबैर ने फाइल बंद कर दी और मुस्कुरा के दरवाजे की तरफ देखने लगा। पता था अभी क्या होने वाला है। बहुत ही बेशर्मी है कसम से। दरवाजा खोलते हुए वो ऊंचा ऊंचा बोल रहा था, हर दफा तुम्हारा सेक्रेटरी मुझे बाहर इंतजार करवाता है। क्या फायदा दोस्त के ऑफिस में आकर भी बंदा यही महसूस करे कि पापा के ऑफिस में आया है, यानी कोई इज्जत ही नहीं। जुबैर ने मुस्कुराते हुए कुर्सी की तरफ इशारा किया। बहुत शुक्रिया, मैं यहाँ बैठने नहीं आया। जब से ज़रियाब गांव गया है मुलाकात ही नहीं हो रही। चलो शाबाश, शराफत से मेरे साथ चलो। मगर कहाँ? हुनैन ने अपनी गोल मटोल आंखें निकाली। हुनैन की आंखें थीं तो काली, मगर बिल्कुल उल्लू की तरह, बिल्कुल गोल थीं। यही वजह थी कि अगर 100 लोग भी एक जगह बैठे हों तो हुनैन बाजिया होता था। ऊपर से उसकी शरारती मुस्कुराहट भी उसको नुमाया करने में अहम किरदार अदा करती। दोस्तों की जान था ये हुनैन। अच्छा अच्छा बाबा, चलो अपनी आंखों के सहर में मुब्तला न करो। जुबैर ने चाबियां और वॉलेट और मोबाइल उठाया और दोनों पार्किंग में आ गए। डॉक्टर रायहा बुखारी अपनी ड्यूटी दे रही थीं जब उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी। उफ, इतनी देर करती, अभी तक मुझे कोई लेने क्यों नहीं आया? ये कहते हुए वो अपना सामान समेट कर एग्जिट डोर की तरफ चल पड़ी। पार्किंग में आकर उसने कोई नंबर डायल करते मोबाइल कान के साथ लगाया। आ रहे हो? चलो ठीक है। ये डॉक्टर बुखारी हैं जिनको ब्रांडेड गाड़ियों का इश्क हद से ज्यादा।
बस नाम के डॉक्टर हैं। वालिद के इसरार पर डॉक्टरी की, वरना बनना तो इंटीरियर डिज़ाइन चाहती थी। डिज़ाइनर वैसे लिखना चाहिए था। अब उनके पास इस वक्त फैशन की फुल अपडेट है। फ्रेंड्स और रिलेटिव सब उन्हीं से मशवरा लेते हैं, चाहे कपड़ों के बारे में हो, मेकअप के, जूतों के, ज्वेलरी के, घर की डेकोरेशन हो या किसी फंक्शन की तैयारी। पूछा रायहा से ही जाता था, क्योंकि वो सिर्फ चीज़ के बारे में नहीं बताती थी, बल्कि वो कहाँ से मिलेगी जगह भी बताती थी, जिससे अगले बंदे का टाइम बच जाता था। और गाड़ियों के बारे में कमाल इन्फॉर्मेशन थी। पार्किंग में खड़ी गाड़ियों का यूं एक्सरे करती कि बंदा हैरत के समुंदर में गर्क हो जाता। कितने साल पुरानी है, कौन कौन से पार्ट्स ओरिजिनल हैं, इंजन की क्या हालत है, असल कीमत कितनी होगी, अब ये कितने में बिकेगी, वगैरह वगैरह। वो इस काम में भी इतनी माहिर थी, इसीलिए उसके फ्रेंड्स और फैमिलीज के सब लोग उसी के मशवरे से गाड़ी खरीदते। गाड़ियाँ उसका पहला इश्क हैं। अगर कभी मेरे पास बहुत सा पैसा हुआ तो मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा गाड़ियों का शोरूम बनाऊंगी। ये अल्फाज डॉक्टर रायहा के अपने हैं। अब आप खुद अंदाज़ा करें वो डॉक्टर कैसी हैं। ये अल्फाज उनके कोलीग्स के हैं। ज़रियाब जनान खाने में दाखिल होते ही पहले कमरे में गया, जो उसकी ताई कौसर और महनूर की माँ का था। सलाम ताई अम्मा। ज़रियाब ने दाखिल होते ही सर झुकाकर ताई को सलाम किया। ताई की खुशी दीदनी थी। आ गया मेरा शहजादा, इधर आ। थक गया है? ताई ने लाड से ज़रियाब का सर अपनी गोद में रखा। ज़रियाब बेड पर सीधा लेट गया और आंखें बंद कर लीं। तेरे बाल कितने रूखे हो रहे हैं, ला तेल मालिश कर दूं। नेकी और पूछ पूछ। ज़रियाब वाकई चाह रहा था कि कोई सर दबाए। ताई ने उठकर ड्रेसिंग टेबल से तेल की बोतल उठाई। इतनी देर में दरवाज़ा खुला और नसरीन बेगम भी आ गई। तो नवाब साहब यहाँ ताई से खिदमत करवा रहे हैं। उन्होंने ज़रियाब के पाँव पर हल्की सी चपत रसीद की और वहीं उसके पाँव गोद में रखकर बैठ गई। ज़रियाब बेटा, तू शहर में अपना ख्याल नहीं रखता, देख कितना कमज़ोर हो गया है। माँ की ममता जाग उठी। ऐसी कोई बात नहीं मामा, मैं ठीक हूँ। ज़रियाब माँ और ताई दोनों से अपने नखरे उठवा रहा था। जब नज़र घड़ी पर पड़ी तो 10:30 हो रहे थे। वो ज़ेरे लब कहता हुआ उठ बैठा। क्या हुआ? कौसर बेगम को फिक्र हुई। कुछ नहीं, बस चलता हूँ, नींद आ रही है। माँ और ताई से प्यार लेकर वो कमरे से बाहर आया। अल्लाह करे जाग रही हो, वरना फिर कल रात तक इंतज़ार करना पड़ेगा। दिन में उससे मिलना नामुमकिन बात है। गांव की औरतों का इतना रश होता है कि बस। मानूर का कमरा जनान खाने के आगे में था। कमरे की खिड़की लॉन में खुलती थी और अभी भी खिड़की से रोशनी बाहर आ रही थी, जिसका मतलब साफ जाहिर था कि वो अभी जाग रही है। ज़रियाब ने दरवाजे पर नॉक किया। मानूर जानती थी इस वक्त कौन होगा। अगर ज़रियाब आज हवेली में ना होता तो उसे तशवीश होती, मगर अब वो जानती थी कि वही होगा। दरवाज़ा दूसरी और तीसरी बार बजा। महानूर ने बेजारी से कहा, आ जाओ। ज़रियाब दरवाज़ा खोलकर अंदर आया और दरवाज़ा बंद करके उसी के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। दोनों हाथ सीने पर बांधे और एक पाँव पीछे दरवाजे के साथ लगाए वो मुसलसल उसे देख रहा था। सफ़ेद कपड़े पहने और सफ़ेद दुपट्टा अच्छे तरीके से चेहरे के गिर्द लपेटे वो जाए नमाज पर बैठी थी। ज़रियाब महानूर के कमरे में नहीं आता था, ना ही बैठता था, बस दरवाजे के साथ टेक लगाकर खड़ा रहता और फिर वहीं से चला जाता। काफ़ी देर कमरे में दो नफूस के होते हुए भी खामोशी रही। फिर इस खामोशी को ज़रियाब की आवाज़ ने तोड़ा, हमेशा की तरह। कैसी हो? तुमसे मतलब जैसी भी हूँ, महानूर ने बगैर देखे जवाब दिया। ज़रियाब ने उसके जवाब पर गर्दन नफ़ी में हिलाई, जैसे कह रहा हो तुम नहीं बदल सकती। तुम्हारी सट मोहरी से उलझने से तो बेहतर था हम अपनी ज़ात के किस्से दरो दीवार से कहते। फिर शिकवा ज़बान पर आया। मैं इतनी दूर से इतने दिनों बाद आया हूँ, बंदा अपनी शक्ल ही दिखा देता है। ज़रियाब के शिकवे ने महानूर के गुस्से को हवा दी। वो पलटी और उठ खड़ी हुई। अब दोनों फासले पर मगर आमने सामने थे। मुझे तुम्हारी मनहूस शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है, नफरत है मुझे तुमसे। कई दफ़ा कह चुकी हूँ, समझ नहीं आती तुम्हें? फिर अपनी शक्ल लेकर मेरे सामने आ जाते हो, मरते क्यों नहीं हो तुम अब? महानूर तकरीबन चीख रही थी और उसकी गोरी रंगत सुर्ख हो रही थी। ज़रियाब ने लंबा सांस खींचकर खुद को नॉर्मल करने की पूरी कोशिश की। क्या मसला है तुम्हें मुझसे? मैंने तो कभी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। वो आंखों में बला की संजीदगी लेकर कह रहा था। तकलीफ? सरदार ज़रियाब अली खान,
तुम्हें तकलीफ का लफ्ज आता है? मायनी नहीं। मिन्नतें मानी हैं तुम्हारे मरने की। जिस दिन मन्नत पूरी होगी दरगाह पर चादर चढ़ाऊंगी, फूलों की नहीं नोटों की। महानूर गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो रही थी। ज़रियाब को माँ के अल्फाजों ने बहुत तकलीफ दी। वो सिर्फ इतना ही कह पाया, महानूर नाम मत लिया करो मेरा। सब मुझे नूर बीबी बोलते हैं और तुम भी यही कहा करो। वैसे भी मैं तुमसे बड़ी हूं, एहतराम किया करो मेरा। मेरे लिए तुम कल भी महानूर थी, आज भी और आइंदा भी महानूर ही रहोगी। ज़रियाब ने अपनी बादामी आंखें जिनमें थकन नुमाया थी महानूर के चेहरे पर गाड़ते हुए कहा, और सुनो, ये जो तुम हर वक्त मेरे मरने की दुआएं मांगती हो, तुमने मेरी जिंदगी के लिए रो रो के दुआएं न मांगी तो मेरा नाम भी ज़रियाब अली खान नहीं। इसके साथ ही वो पलटा, मगर फिर महानूर की तरफ देख कर कहा, महानूर कदर ना की जाए तो नेमतें छीन ली जाती हैं, फिर चाहे वो रिस्क हो या मोहब्बत। और अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। पार्किंग में आकर जुबैर ने हिचकी ली, खैरियत? हुनैन ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाकर पूछा, पता नहीं यार, रात से ही आ रही हैं, मगर अब थोड़ी थोड़ी देर बाद आ रही हैं। मेरे गले में भी दर्द होने लगा है, साथ साथ सीना भी बज रहा है। तकलीफ जुबैर के चेहरे से वाज़िह थी। चाबियां इधर दे, मैं खुद ड्राइव कर लूंगा, अपनी जिंदगी का रिस्क नहीं ले सकता। हुनैन ने ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कहा, आज इतवार है? हुनैन ने हाला बी को सुबह सुबह किचन में देखकर पूछा। जी, मुख्तसर जवाब आया। फिर आप किचन में क्या कर रही हैं? इस वक्त तो बिस्तर में होना चाहिए था। इतवार को तो आप शाम में अस्पताल जाती हैं। हुनैन ने थर्मस से चाय निकालते हुए कहा, अम्मी आज अपना फेवरेट काम कर रही हैं और मुझे साथ देने का हुक्म मिला है। हाला इंतहाई बेजारी से जवाब देने लगी, ओहो, तो ये बात है, कितने लोग हैं, कब तक आएंगे, लड़का क्या करता है? हुनैन ने तजस्सुस से पूछा। मुझे क्या पता, बस हुक्म मिला है आज छुट्टी करो, घर पर रहो और बस। वो मुंह बनाती अपने चाय का कप उठाए टीवी लाउंज में आ गई। पीछे पीछे हुनैन भी उसी के साथ लाउंज में आ गया। उदास क्यों हो? पता मैं सोचती हूँ तुम लड़के ठीक हो। क्यों, कैसे? हुनैन ने चाय का सिप लिया। मतलब ये शादी की टेंशन से आज़ाद, जब तक दिल किया अपना करियर बनाना, फिर लड़की की शादी, फिर पसंद की लड़की से शादी की और ऐश। जबकि हम बड़ी हुई नहीं कि माँ बाप को रिश्ते की फिक्र पड़ गई। अब अम्मी अब्बू को देख लो, हर वीकेंड पर कोई ना कोई आ जाता है। मुझे तो अपना आप शो पीस लग रहा है। हाला बहुत दुखी थी। अच्छा छोड़ो, कानूनी कुदरत है, तुम्हें कब तक घर रखें? अब तुम कोई रखने की चीज हो, खुद सोचो। हुनैन ने बात मजाक में टाली। हुनैन के बच्चे? हाला चिल्लाई। और एक बार फिर दोनों बहन भाई की ना खत्म होने वाली लड़ाई शुरू हो चुकी थी। रेस्टोरेंट की पार्किंग में गाड़ी रुकी। जुबैर की हिचकियों में इजाफा होता जा रहा था। यार, फिर किसी दिन लंच करेंगे, अभी घर चलते हैं, जुबैर ने कहा। जी नहीं, मुझे अभी भूख लगी है, अंदर चल शराफत से, खाने के बाद तुझे किसी डॉक्टर को चेक करवाता हूँ, हुनैन ने कत्तई लहजे में कहा। खाने का ऑर्डर देकर हुनैन ने पेंट की जेब से मोबाइल निकाला। ज़रियाब की खबर लूं जरा, गांव जाकर हमें भूल जाता है। साथ साथ उसका नंबर डायल किया। 2-3 बार कॉल करने पर भी फोन अटेंड नहीं हुआ तो हुनैन को गुस्सा आ गया। पता नहीं उस पीरनी ने क्या जादू किया हुआ है ज़रियाब पर, कुत्ते की तरह बेइज्जती करती है फिर भी भागा जाता है। तकलीफ के बावजूद जुबैर मुस्कुराने लगा। आने दे बच्चू, ज़रियाब को बताऊंगा, वो तेरा इलाज बिल्कुल ठीक करता है। फिलहाल तो तुझे इलाज की जरूरत है। हुनैन ने अपनी गोल मटोल आंखें घुमाई। इतनी देर में वेटर ने खाना टेबल पर सर्व किया। इतना ज्यादा खाना? जुबैर ने बमुश्किल बोला। मुझसे तो एक नवाला भी नहीं खाया जाएगा। तो तुझे किसने कहा है खाने को? हुनैन ने सुकून से जवाब देते हुए खाना शुरू किया। यार, ये तू सब खा लेगा? इतना ऑर्डर तो हम तब करते हैं जब ज़रियाब भी साथ होता है। जुबैर ने एहतजाज किया। तो मैं अपने दोस्त को मिस कर रहा हूं ना, उसके हिस्से का खाना भी नहीं खा सकता क्या? हुनैन ने मासूमियत से जवाब दिया। ये कौन सा तरीका है मिस करने का? जुबैर अब हिचकियों से उकता चुका था, ऊपर से हुनैन की हरकतें, वो जिद छोड़ रहा था। हुनैन ने शरारत से जुबैर को देखा और कहा, कमबख्त हिचकियां रुक ही नहीं रहीं, न जाने किसके दिल में अटक गया हूं। ये क्या बकवास है? जुबैर को बिल्कुल भी शेर पसंद नहीं आया। मेरी जान, इसे शेर कहते हैं
اور شاعر اس میں بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ جو آپ کو ہچکیاں لگی ہیں اس کا مطلب ہے کہ کوئی حسینہ آپ کو پوری طرح مس کر رہی ہے، کیونکہ موبائل کی ایجاد سے پہلے ہچکیاں ہی مس کال تصور کی جاتی تھیں۔ حنین نے کانٹا ہاتھ میں پکڑ کر ادھر ادھر گھما کر بڑے مدبرانہ انداز میں ہچکیوں کا فلسفہ بیان کیا۔ مقصد زبیر کو تنگ کرنا تھا، جو پورا ہو گیا۔ زبیر کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ میں جا رہا ہوں، مزید تیری بکواس نہیں سن سکتا۔ ارے بابا رک، ناراض نہ ہو، حنین نے ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا۔ بل دے، میں گاڑی سٹارٹ کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہوٹل سے نکل گیا۔ کیسا رہا آج کا دن؟ مہمانوں کے جاتے ہی شاہ صاحب نے سریا بیگم سے پوچھا۔ ٹھیک ہے سب، لڑکا بھی مناسب ہے، ان کی فیملی بھی بڑی نہیں ہے، ہماری طرح چھوٹی سی ہے، مگر… اتنا کہہ کر سریا بیگم چپ ہو گئی۔ مگر کیا؟ شاہ صاحب نے سریا بیگم کے چہرے پر اداسی کے تاثرات دیکھ کر پوچھا۔ شاہ صاحب، ہم سادات سید ہیں، کیا ہماری بیٹی کے نصیب میں سید نہیں؟ میرا دل کسی اور کاسٹ میں رشتہ کرنے کو نہیں مان رہا۔ تو یہ بات ہے، شاہ صاحب نے بیگم کو دیکھ کر کہا۔ اب اگر حالہ کے لیے کوئی سید زادے کا رشتہ نہیں آ رہا تو ہم کیا کریں، اللہ کی مرضی۔ میں پرانے زمانے کی طرح اتنی سی بات پر بیٹی کو گھر بٹھا کر نہیں رکھ سکتا، تھوڑی چھان بین کر کے ہاں کر دیتے ہیں، آگے اللہ ہماری بیٹی کے نصیب اچھے کرے۔ بیگم کو سر آمین کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئیں، اور شاہ صاحب نے ایک گہرا سانس خارج کیا، کیونکہ ان کی بھی وہی خواہش تھی جو سریا بیگم کی تھی، مگر قدرت سے کون لڑ سکتا ہے۔ حنین نے ہسپتال کی ایمرجنسی کے پاس گاڑی روکی۔ چل اتر، زبیر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر یہاں؟ زبیر نے حیرانگی سے جواب دیا۔ یہاں نہیں تو اور کہاں جانا ہے؟ حنین نے پھر اپنی گول مٹول آنکھیں گھما کر زبیر کو دیکھا۔ یار، مجھے سرکاری ہسپتالوں سے چڑ ہے، کوئی پرائیویٹ کلینک دیکھ۔ چلو جی، ایک تو تیری ناک پر کچھ چڑھتا نہیں۔ حنین نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ تھوڑی دور اسے ایک پرائیویٹ ہسپتال نظر آیا۔ چل ادھر چلتے ہیں۔ زبیر نے سر ہلا کر اجازت دے دی۔ ریسیپشن پر بہت ہی خوبصورت لڑکی موجود تھی۔ اسے دیکھتے ہی حنین کی طبیعت کھل اٹھی، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ اگر حسن کی قدر کرو تو حسن ملتا ہے۔ میں اسی لیے بہت خوبصورت ہوں، کیونکہ میں حسن کی قدر کرتا ہوں۔ میں ذرا ڈاکٹر سے تیری اپائنٹمنٹ لے لوں، حنین کہتا ہوا ریسیپشن کی طرف بڑھ گیا۔ زبیر نے کہا۔ حنین نے مسئلہ بتایا۔ ریسیپشنسٹ نے انتہائی خوش اخلاقی سے ایک پیپر پر کچھ لکھ کر کمرہ نمبر 9 کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہاں تشریف لے جائیں۔ حنین شکریہ ادا کرتے زبیر کی طرف آیا۔ چل کمرہ نمبر 9 میں جا کر ڈاکٹر کو چیک کروا، میں ذرا نرمین کو کال کر لوں، اتنے دنوں سے بات نہیں ہوئی، اس دن یونیورسٹی میں لڑائی ہو گئی تھی۔ حنین نے وہ پیپر زبیر کو دیتے ہوئے کہا۔ کیوں لڑتا ہے اس معصوم سے؟ زبیر نے پیپر لیتے خفکی سے کہا۔ محبت سے بات کیا کر، ہر وقت لڑتا نہ رہا کر۔ میں عشق محبت کرنے کے لیے نہیں، ناک میں دم کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں، حنین نے ہنستے ہوئے جواب دیا اور موبائل نکال کر نمبر ملانے لگا۔ زبیر نوک کر کے اندر داخل ہوا۔ سامنے کرسی پر ایک میچور ڈاکٹر، جبکہ سائڈ پر ایک خوبصورت لڑکی حجاب کیے موبائل کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ شاید کوئی ٹرینی تھی یا پھر جونیئر ڈاکٹر۔ جی بیٹھیے، ڈاکٹر نے زبیر کو کہا۔ کب سے ہے یہ مسئلہ؟ جی کل سے، زبیر نے جواب دیا۔ بڑی ڈاکٹر نے اس لڑکی کو ڈاکٹر رائحہ کے نام سے بلایا۔ زبیر کو نام بہت پسند آیا۔ رائحہ مطلب چاند کے گرد روشنی کا دائرہ۔ زبیر نے سوچا، آپ کے خیال سے ہچکیاں کیوں آتی ہیں؟ بڑی ڈاکٹر نے رائحہ سے سوال کیا۔ اس بار رائحہ نے موبائل بند کر کے ٹیبل پر رکھا اور بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ یار، یہ جو ہچکیاں ہوتی ہیں ان کا میڈیکل سے کوئی تعلق نہیں، یہ اسے آتی ہیں جسے محبت ہو، وہ بھی شدید۔ رائحہ کے جواب پر ڈاکٹر پریشان ہو گئی، جبکہ زبیر کا تو منہ ہی گل گیا۔ یہ تو بالکل حنین جیسی باتیں کر رہی ہے، میں تو سمجھتا تھا وہ ایک ہی پیس ہے اپنی نوعیت کا، مگر اس جیسے اور پیس بھی دنیا میں موجود ہیں، اب احساس ہوا ہے۔ ڈاکٹر رائحہ بی سیریس، بڑی ڈاکٹر نے تھوڑے سے غصے سے مخاطب کیا۔ اصل میں معدے کی خرابی سے ایسا ہو جاتا ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں، بڑی ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ زبیر کو کہا۔ پھر رائحہ کو مخاطب کیا۔ آپ پیشنٹ کو دوا لکھ کر دیں، میں ذرا وارڈ کا چکر لگا آؤں۔ بڑی ڈاکٹر اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے کمرے سے واک آؤٹ کر گئیں۔ رائحہ کو پتہ تھا
पेशेंट के जाने के बाद उसकी अच्छी खासी क्लास होगी, मगर वो क्या करे, उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो शाह साहब के कहने पर आ जाती थी, क्योंकि यह अस्पताल शाह साहब के दोस्त का था और उन्हें डॉक्टर की जरूरत थी। रायहा ने उसी पेपर पर कुछ लिखा और जुबैर को पकड़ा दिया, जो वो रिसेप्शन से लाया था। कि दवाइयाँ यही मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगी? जुबैर ने पूछा। जी, मुख्तसर जवाब आया। पता नहीं क्यों जुबैर को ये लड़की कुछ अजीब लगी। बाकी लड़कियों की तरह ना तो उसने जुबैर को कोई अहमियत दी और ना ही किसी किस्म की तारीफ की। वो उससे मज़ीद बात करना चाहता था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। बस मुंह से यही निकला, दवा कैसे और किसके साथ लूं? रायहा ने मोबाइल से सर उठाकर जुबैर को देखा, फिर सीधी होकर बोली, पानी, दूध, कॉफ़ी, शरबत, ड्रिंक्स और कहवे के साथ। गाड़ी, सड़क, ऑफिस, लॉन, किचन, बेडरूम, टीवी लाउंज, बेड, सोफे पर खड़े, बैठे और लेटे किसी भी हालत में ले सकते हैं। टैबलेट्स कुछ नहीं कहेंगी, वो बुरा नहीं मनाती ऐसी बातों का। आखिर में हल्की सी मुस्कुराहट के साथ दरवाजे को देखा, जैसे कह रही हो अब मजीद सर न खाएं और जाएं। जुबैर के तो तोते उड़ गए इस जवाब पर। वो सिर्फ इतना ही कह सका, ओके। हुनैन जुबैर को पेपर देकर पार्किंग में आ गया। वो बार बार नरमीन का नंबर ट्राई कर रहा था, मगर रब्ता नहीं हो रहा था। इसका मतलब है पढ़ाकू ने ब्लॉक कर दिया है। नरमीन की जब भी हुनैन से लड़ाई होती वो उसे ब्लॉक कर देती थी, क्योंकि वो और कुछ कर नहीं सकती थी। इतना ही बस चलता था बेचारी का। जुबैर हक्का बक्का पेपर ले जाने लगा तो डॉक्टर रायहा की आवाज पर चौंका। अब आईफोन 8 प्लस का जमाना है। आपको नहीं लगता कि आपको अब अपना फोन तब्दील कर लेना चाहिए? वो ये सब अपने मोबाइल पर कुछ करते हुए बहुत मसरूफ अंदाज में बोल रही थी, जैसे बीमारी के बारे में एहतियाती तदाबीर बता रही हो। जुबैर ने एक नज़र हाथ में पकड़े अपने आईफोन 6 प्लस को देखा और एक नज़र रायहा पर डालकर बाहर निकल गया। अजीब डॉक्टर है, बीमारी का कुछ पता नहीं और मोबाइल का लेटेस्ट मॉडल बता रही है। बीमार मैं हूं, मोबाइल नहीं। जुबैर को बहुत बुरा लगा, क्योंकि इस वक्त उसके पास जो फोन था वैसा उसके हल्का अहबाब में किसी के पास नहीं था। हुनैन तो कई बार उसका फोन मांग चुका था और इस डॉक्टर को देखो कि कहती आउट ऑफ फैशन है। जुबैर मुसलसल बुड़बुड़ा रहा था। उसने हमेशा अपने लिए और अपनी चीजों के लिए तारीफी कलमात ही सुने थे, मगर आज पागल है पागल। मैं क्यों अपना दिमाग खराब कर रहा हूँ? अपनी टेंशन में जुबैर ने गौर ही नहीं किया कि उसकी हिचकियां अब रुक चुकी थीं। मेडिकल स्टोर से दवा लेते हुए एक बार फिर रायहा की आवाज जहन में गूंजी कि दवा कैसे लेनी है। उफ! जुबैर ने झुरझुरी ली, क्या मुसीबत है पागल डॉक्टर? वो पार्किंग में आया तो आगे हुनैन साहब का लटका हुआ मुंह देखा। अब तुझे क्या हुआ? मैं ऐसा मुंह बनाऊं तो बात है, मगर तेरे इस मूड की क्या वजह है? जुबैर ने अबरू उचकाए और फ्रंट सीट पर बैठ गया। हुनैन ने दोनों हाथों से अपनी कनपटी दबाई, फिर मुंह पर हाथ फेरता हुआ लंबी सांस खारिज करके खुद को नॉर्मल किया और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। क्यों, तेरा क्यों मूड खराब होना बनता है? हुनैन ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए जुबैर से पूछा। यार क्या बताऊं? जुबैर आंखें बंद करके सीट से टेक लगा चुका था। चल अब बता, भी नखरे न कर। 2-3 मरतबा गाड़ी में चाबी घुमाने के बाद हुनैन ने गाड़ी बंद कर दी। क्या हुआ? जुबैर ने आंखें खोलकर हुनैन को इसी तरह टेक लगाए पूछा। यार तुझे पता है 7 मुकाम होते हैं इश्क के, दिलकशी, उन्स, मोहब्बत, इबादत, अकीदत, जुनून और ब्लॉक। और उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, तेरे यार को, यानी हुनैन मलिक को। बहुत महंगी पड़ने वाली है उसे यह हरकत। हुनैन अचानक ही बहुत गुस्से में आ गया था। अब वो दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने लगा। तुझे उससे शदीद मोहब्बत है ना? जुबैर ने संजीदगी से हुनैन की तरफ देखते हुए पूछा। मेरे और उसके दरमियान जो चीज शिद्दत से होती है वो सिर्फ लड़ाई है। हुनैन ने मुस्तकिल गुस्से से जवाब दिया। हुनैन क्या मसला है तेरे साथ? क्यों उस बेचारी को अपने साथ लटकाया हुआ है, आर कर या पार? जुबैर ने समझाते हुए कहा, जिस पर हुनैन हंस पड़ा। देख जानी, मैं अब कैसे आर पार करता हूँ। गाड़ी अब मेन रोड पर चल रही थी। तूने नहीं बताया तेरा मूड क्यों खराब है? नॉर्मल होते ही हुनैन ने जुबैर से सवाल दोहराया। कुछ नहीं, बस डॉक्टर ने दिमाग खराब कर दिया था। शायद घर से लड़कर आई थी पागल। जुबैर को फिर रायहा याद आ गई। घर जाएगा या ऑफिस उतार दूं?
मेरी गाड़ी तेरे ऑफिस की पार्किंग में खड़ी है, मैंने वो पिक करनी है, चल फिर ऑफिस ही चल। इतनी देर में फोन बजने लगा। हुनैन ने फोन पकड़ते ही मुस्कुराकर जुबैर को देखा और कॉल अटेंड की। मिल गई फुर्सत पीड़नी से। दूसरी तरफ से दरियाब का कहकहा सुनाई दिया। सरदार साहब, गांव जाकर हम लोगों को भूल जाते हैं, बस कर अब वापस आ जा। लगता है इस दफा पीड़नी ने तुझे कुछ नहीं कहा। हुनैन फोन अटेंड करते ही शुरू हो गया था। बस आ रहा हूं, कल इंशाल्लाह पहुंच जाऊंगा। दरियाब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो इस वक्त डेरे पर था और अपने पसंदीदा हिरनों को प्यार कर रहा था। जल्दी आ जा यार, तेरी जुदाई में जुबैर को हिचकियां लग गई हैं। हुनैन ने शरारत से जुबैर को देखा। कहा तो है कि आ रहा हूं, दरियाब मजाक समझा। जुबैर ने हुनैन से फोन खींच लिया। यार अब आ भी जा, 3 दिन का कह कर गया था, आज 5 दिन हो गए हैं, ऑफिस में बहुत काम है, ऊपर से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इतरत का यूनी में दाखिला कराना है, बहुत काम रुके हुए हैं। जुबैर ने संजीदगी से कहा। अच्छा, कल तक आ जाऊंगा। दरियाब भी अब सीरियस था। चल फिर कल मिलते हैं, ओके टेक केयर बाय। ये कहते ही जुबैर ने फोन बंद कर दिया। नरमीन अपने कमरे में बेड ग्राउंड से टेक लगाए गुमसुम सी बैठी थी। वो शुरू से ही कम गुफ्तार थी, इसी वजह से उसकी कोई खास दोस्त नहीं थी। वो अपने काम से काम रखने वाली लड़की थी। सिर्फ सारा से ही थोड़ी बहुत बातचीत थी, मगर उसका क्रेडिट भी सारा को जाता था। हुनैन चुलबुली तबीयत का मालिक था, जो उसे पहले दिन से ही बहुत पसंद आया था। हालांकि उसके बाप अहमद मुराद ने उसे पहले दिन से खबरदार किया था हुनैन से दूर रहना, एक नंबर का नालायक और फ्लर्ट इंसान है, बड़े माँ बाप की बिगड़ी औलाद, ये अल्फाज थे उनके। मगर पहली नजर में ही नरमीन को वो बहुत खूबसूरत लगा। वो था ही खूबसूरत, और ऊपर से उसकी हरकतें सोने पर सुहागा थीं। कोई चाह कर भी उसको इग्नोर नहीं कर सकता था, वो चीज ही ऐसी थी। नरमीन जब भी हुनैन को ब्लॉक करती थी, साथ ही उसकी अपनी जिंदगी भी ब्लैक एंड वाइट हो जाती। ना किसी का मैसेज, ना कॉल आती, और वो खुद तो किसी को करती नहीं थी। हुनैन के ही मैसेजेस आते थे, कभी जोक्स, कभी शायरी, कभी कुछ। फोन भी वही करता था। अभी भी वो यही सोच रही थी कि अगर वो उसकी जिंदगी से चला गया तो क्या होगा। पता नहीं उसे मुझसे मोहब्बत है भी कि नहीं। नहीं है। अगर होती तो अभी तक MBA करके डैडी की शर्त न पूरी कर देता। वो मुझे बेवकूफ बना रहा है। नरमीन खुद ही सवाल कर रही थी और खुद ही जवाब दे रही थी। जितना पानी बाहर बारिश की वजह से गिर रहा था, उतना ही नरमीन की आंखों से गिर रहा था। जनवरी का महीना, ऊपर से इतनी ठंड भी शदीद थी। दरियाब ने फोन बंद करके सोचा कि अब क्या किया जाए। वो मुसलसल कुछ सोच रहा था, साथ साथ हिरन को प्यार कर रहा था। असल में मसला ये था कि पिछले 2 दिन से वो इरादा करता शहर जाने का, मगर रात में सरदार दिलावर अली खान ना मानते, क्योंकि गांव का रास्ता बहुत खराब था और उनके साथ वाले गांव के चौधरियों से दुश्मनी भी थी, और दिन में महानूर से मिलना नामुमकिन था, औरतों के रश की वजह से। जनान खाने में जो नूर बीबी से ताबीज लेने आती थी, वो महानूर से मिले बगैर जाना नहीं चाहता था। बस इसी दिन रात के चक्कर में 2 दिन गुजर गए, मगर अब जुबैर से बात करने के बाद वो सच में परेशान हो गया था कि क्या किया जाए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। कुछ सोचते हुए वो मुस्कुराने लगा। पारो करेगी मसला हल। बुआ देखो, अभी तक इतरत बीबी तैयार हुई हैं कि नहीं? जुबैर ने डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए कहा। जी साहब, देखती हूँ। कितनी दफा कहा है बुआ, साहब ना कहा करें, बेटा हूँ आपका। सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। जुबैर ने मसनूई कुफ्की से कहा। अरे बेटा, नाराज क्यों होते हो? अल्लाह तुम्हें खुश रखे। हम नौकरों का मान रखते हो, तुम्हें चांद सी दुल्हन दे। किचन से आती आलिया बेगम और सीढ़ियां उतरती इतरत ने एक साथ आमीन कहा, जिस पर जुबैर मुस्कुरा कर रह गया। इतरत ने माँ को सलाम करके भाई के साथ कुर्सी खींच कर बैठ गई। अच्छा, तो हमारी गुड़िया का आज पहला दिन है यूनी में? ब्रेड खाते हुए जुबैर ने इतरत से पूछा। इतरत की खुशी धीधनी थी। जी भाई, और आप ही मुझे यूनी छोड़ के आएंगे, और वापसी पर आपने ही मुझे लेना है, इतरत ने लाड से कहा। आलिया बेगम का पारा इतरत की फरमाइश पर फिर से हाई हुआ। इसे कोई काम नहीं है जो तुम्हारी यूनी के चक्कर लगाता रहे। ड्राइवर के साथ चली जाओ, वही भी लेकर आएगा तुम्हें। अम्मा भी रहने दें, आजकल ऑफिस ज्यादा काम नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगा। चलो, तुमने तो फर्ज बना लिया है अपना इसकी हर ख्वाहिश पूरी करना,
और माँ की ना सुनना। सुरैया बेगम गुस्से से उठ खड़ी हुई। क्या हो गया है सुबह सुबह? आपकी बातें भी तो मानता हूँ, कौन सी ख्वाहिश है जो पूरी नहीं की? जुबैर ने लाड से माँ को दोबारा कुर्सी पर बिठाया। इतरत भी खड़ी हो गई और माँ के गिर्द अपने बाजू हायल करके बोली, जी बताएं भाई को। जब भी शादी का कहती हूँ मानता नहीं है। एक ही ख्वाहिश है, इसके सर पर सहरा देखूं। कितनी लड़कियां देखी, कोई पसंद ही नहीं आती, क्या करूं मैं? ये कहकर आलिया बेगम रोने लगी। इतरत ने भाई की तरफ देखा जैसे कह रही हो, गलत हो गया सुबह सुबह, अब संभालें। जुबैर ने टिश्यू से हाथ साफ किए और कुर्सी से खड़ा होकर माँ के कदमों में घुटनों के बल बैठ गया। ठीक है, मैंने सोचा था पहले इतरत की शादी हो जाए, मगर अगर आपको घर का सुकून अजीज नहीं है तो फिर ले आए बहू। शरारत से बोलते हुए वो कहने लगा, फिर मुझे शिकायत मत कीजिएगा कि आज उसने ये कर दिया फिर वो कर दिया। मैं किसी चीज का जिम्मेदार नहीं होऊंगा। और हाँ, जो लड़की आपको पसंद है वही ठीक है। जिस दिन बारात लेकर जानी हो मुझे बता दीजिएगा। जुबैर ने भी रोज रोज की बहस से जान छुड़ाई और मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया। वैसे भी उसे खुद से कोई लड़की पसंद नहीं थी, सो जो भी हो ठीक है। इतरत और बेगम आलिया दोनों ने हैरत से जुबैर को देखा, जैसे यकीन कर रही हूं कि ये सच कह रहा है। फिर भाई की तरफ दांत देने वाली नजरों से इतरत ने देखा। जुबैर ने मुस्कुराते हुए माँ के सर का बोसा लिया। चलें डॉक्टर साहिबा, बाकी का यूनिवर्सिटी में हैरान हो लेना, अभी देर हो रही है। इतरत ने माँ को खुशी से चूमा। आज तो सचमुच बहुत अच्छा दिन है। गाड़ी जैसे ही घर से बाहर निकली, इतरत ने पुरजोश तरीके से पूछा, भाई आपने अभी अभी जो कुछ अम्मा भी को बोला है वो सिर्फ मस्का था या सचमुच? हम चांद जैसी भाभी तलाश करें? बुरी बात इतरत। जुबैर ने मसनूई गुस्सा दिखाया। ऐसे कहते हैं, मैंने अम्मा बी को मस्का नहीं लगाया, सच कहा है। और हाँ, ख्याल से ये जो चांद जैसी भाभियां होती हैं ना, वो दिन में तारे भी दिखाती हैं। और हंसने लग गया, जबकि इतरत ने मुंह बनाया। थोड़ी देर खुश ना होने देना। अच्छा बाबा, मूड अच्छा करो और मेरी बात गौर से सुनो, जुबैर ने संजीदा लहजे में कहा। इतरत ना समझी से भाई को देखने लगी। मैंने तुम्हारे फोन में हुनैन और जरियाब का नंबर सेव कर दिया है। अगर कभी मेरा नंबर ना मिले तो उनमें से किसी को कॉल कर लेना। मेडिकल डिपार्टमेंट के साथ ही MBA का डिपार्टमेंट है। यूनी में किसी भी किस्म का कोई भी मसला हो तो हुनैन के पास चली जाना, ओके? इतरत ने हाँ में सर हिलाया। चलो शाबाश, अब उतरो नीचे और मैं लेने आ जाऊंगा, परेशान नहीं होना। जुबैर ने यूनी की पार्किंग में गाड़ी रोकते कहा। शुक्रिया, इतरत कहती हुई जब तक यूनिवर्सिटी का गेट क्रॉस नहीं कर गई, जुबैर वहीं खड़ा रहा। जरियाब ने जनान खाने में कदम रखा और करीमू खाला को भेजा पारो को बुलाने के लिए। थोड़ी देर में पारो आती हुई नजर आई। जरियाब खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए पारो की तरफ देखने लगा। जी लाला, आपने बुलवाया? पारो ने जरियाब के करीब आते कहा। हाँ, इधर आओ, मेरे पास बैठो। जरियाब ने अपने पास झूले में जगह बनाते हुए कहा। अब दोनों लकड़ी के बने बड़े से झूले में झूला झूल रहे थे। पारो, मैं आज शहर वापस जा रहा हूँ। अगर कुछ मंगवाना हो तो बता दो, मैं अगली दफा जब आऊंगा तो गुड़िया के लिए लेता आऊंगा। जरियाब ने बड़े प्यार से कहा। लाला, मुझे टैबलेट चाहिए। पारो ने इधर उधर देखते हुए आहिस्ता आवाज में कहा। मगर तुम क्या करोगी उसका? अभी तुम छोटी हो। जरियाब ने आंखें दिखाई। वो हंसने लग गई। लाला समझे ना, मेरी सारी फ्रेंड्स के पास है, और फिर अप्सरा सयाब के पास भी तो है ना। आंखें में मुंह बनाकर कहा। अच्छा, तो असल मसला अप्सरा सयाब के टैबलेट से है। सयाब ने पारो के सर पर चप्पत लगाते हुए कहा। वो लाला मुझे अपना टैबलेट नहीं देता। पारो ने मुंह बनाया। मगर वो तो बड़ा है, कॉलेज जाता है, जबकि तुम छोटी हो, अभी स्कूल जाती हो। जरियाब ने समझाने वाले अंदाज में कहा। अच्छा, तो फिर पूछा क्यों था, क्या चाहिए? पारो ने नाराजगी से कहा। जरियाब हंसने लगा। मैंने ये तो नहीं कहा था कि लेकर नहीं दूंगा। तो फिर? पारो ने हैरानगी से जरियाब को देखा। समझाया है कि अभी तुम्हें उसकी जरूरत नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तो फिर मिल जाएगा। जरियाब ने पारो की तरफ मुस्कुराते हुए देखते कहा। अच्छे लाला, आप सबसे अच्छे हैं। पता मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। पारो ने लाड से जरियाब के बाजू के साथ टेक लगा ली। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा मक्खन न लगाओ। जरियाब ने उसके गिर्द अपना बाजू हाइल करते कहा। अच्छा, क्यों बुलाया था? पारो ने कुछ याद आने पर पूछा। वो असल में पारो, लाला की गुड़िया,
अब ज़रियाब बालों में हाथ फेरता हुआ खारिज करने लगा। लाला, अब आप मक्खन लगा रहे हैं? पारो ने कहा तो दोनों हंसने लगे। पारो, मैंने शहर जाने से पहले तुम्हारी आपा से मिलना है, तुम कुछ मदद कर सकती हो? ज़रियाब ने मदद तलब नजरों से पारो को देखा। बस इतना सा काम? पारो ने ज़रियाब को देखकर कहा, मैं बंदोबस्त करके बताती हूँ आपको। जोहर की नमाज से फारिग होकर महानूर सोफे पर दोनों पांव समेटे बैठी बाहर लॉन को देख रही थी। मर्द औरत पर इतना जुल्म क्यों करता है? उसके जहन में अब भी गांव की औरतों के मसाइल घूम रहे थे। औरत नाजुक होती है और मर्द सख्त जान। इसके बावजूद औरत मर्द का थप्पड़ भी सह लेती है और मर्द उसकी ऊंची आवाज भी बर्दाश्त नहीं करता। ये क्या बात हुई? वो अपनी सोचों में गुम थी जब दस्तक की आवाज पर चौंकी। इस वक्त कौन हो सकता है? कि वक्त तो मेरे आराम का है, सबको पता है, फिर भी अल्लाह खैर करे। आ जाओ। ज़रियाब अंदर आते ही अपने मखसूस अंदाज में खड़ा हो गया, मगर इस बार हाथ पीछे बांधे हुए थे। वो जाने के लिए बिल्कुल तैयार था, बस एक नज़र उसे देखने आया था हमेशा की तरह। तुम अभी तक गए नहीं? इतने दिन हो गए तुम्हें आए हुए, मैं तो समझी चले गए हो। महानूर को उसे देखते ही हैरानगी हुई। आज तक तुमसे मिले बगैर गया हूं। जो अब जाऊंगा? ज़रियाब ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मुझे ये मनहूस शक्ल दिखाना जरूरी है? महानूर को उसकी मुस्कुराहट ने गुस्सा दिला दिया। नहीं, मगर मुझे ये प्यारी सी शक्ल देखना जरूरी है, फौरन जवाब आया। ज़रियाब, एक बात कहूं, मानोगे? महानूर ने कदरे नरम लहजे में कहा। हाँ क्यों नहीं, बोलो। ज़रियाब ने फौरन हामी भर ली। तुम खुदकुशी कर लो, कमाल सफाकी से कहा गया। क्या? ज़रियाब को इस फरमाइश की उम्मीद नहीं थी। मगर खुदकुशी हराम है, गुनाह है, और मैं क्यों करूं? ज़रियाब बेबसी से बोला। महानूर अब खड़ी हो गई थी, रुख भी ज़रियाब की तरफ था। जैसे ही उसने महरून कारपेट पर 2 कदम चले, ज़रियाब की नज़र उसके पांव पर पड़ी और नज़रें वहीं थम गईं। मोतिये जैसे सफ़ेद नर्म मुलायम पांव अपना ही वजन पड़ने पर गुलाबी हो रहे थे। हुनैन हमेशा पूछता था, तुझे उसमें क्या चीज़ बहुत पसंद है? ज़रियाब ने सोचा, अगर हुनैन को पता चल जाए कि मुझे महानूर के पांव पसंद हैं, तो जो हशर वो मेरा करेगा वो मैं हशर तक याद रखूंगा। इसके साथ ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और समातों से महानूर की आवाज टकराई। धोखा देना भी गुनाह है, दूसरों का हक मारना भी गुनाह है, मगर तुम ये दोनों काम करते हो, उस वक्त डर नहीं लगता अल्लाह से? रही बात क्यों खुदकुशी करो, तो मेरी दुआओं में असर नहीं है, इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम खुद ही अपने आप को मार लो। महानूर, क्या मसला है तुम्हें मुझसे? 1000 दफा का पूछा हुआ सवाल फिर पूछा। तुम्हारी उर्दू बहुत खराब होती जा रही है सरदार ज़रियाब अली खान। मुझे तुमसे मसला नहीं, बल्कि मेरे तमाम मसाइल की जड़ तुम हो। अब फिर महानूर आपे से बाहर हो रही थी। ज़रियाब ने बहस को ख़त्म करना चाहा हमेशा की तरह। तायासाई ने तुम्हारे लिए कुछ किताबें मंगवाई थीं, ये ले लो। अब वो आगे किए उसे किताबें दे रहा था। महानूर चलते हुए उसके बिल्कुल करीब आ गई। दोनों में फासला सिर्फ एक किताब जितना था। शफाफ चेहरा, चमकती आंखें, सफेद दुपट्टा उसकी पाकीज़गी की निशानी। महानूर इस दुनिया की सबसे खूबसूरत और पाकीज़ा लड़की है, या मुझे लगती है। ज़रियाब ने सोचा और किताबें उसे दे दी। सांस खारिज करके उन लम्हों को जहन में नक्श करते ज़रियाब ने कहा, महानूर, मैं वापस जा रहा हूँ। अभी ये अल्फाज पूरे अदा भी नहीं हुए थे कि महानूर की आवाज़ आई, अल्लाह करे वापस न आओ। एक दुख का साया ज़रियाब के चेहरे पर लहराया और फिर मुस्कुरा दिया। महानूर, मुझे लगता है जिस दिन तुमने मुझे दुआ दी उस दिन ज़रूर मर जाऊंगा, ऐसे मरने वाला नहीं। चलता हूँ, अपना ख्याल रखा करो, पहले से बहुत कमज़ोर हो गई हो, शायद अब देर से चक्कर लगे। अगर कोई शख्स आपसे मोहब्बत कर ही ले तो उसको रुलाने से गुरेज करें, क्योंकि उसकी आंखों से आंसू नहीं, कतरा कतरा करके आपकी मोहब्बत बह जाएगी। अल्लाह हाफिज़। कहते हुए ज़रियाब कमरे से निकल गया। हुनैन अब कमरे में बेड ग्राउंड से टेक लगाए बैठा था। अच्छा, तो नरमीन बीबी अब तुम्हारे भी पर निकल आए हैं। आज 15 दिन हो गए थे मगर तुमने मुझे अनब्लॉक नहीं किया। वो एक हाथ से मोबाइल पकड़े दूसरे हाथ की हथेली पर मुसलसल घुमा रहा था। अब तुम मुझे तंग करोगी, मुझे यानी हुनैन मलिक को, जबकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है जो मुझे तंग करता है वह कितना तंग होता है। ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। वेट एंड वॉच माई डियर, I am coming on my way. Let's see what happens with you.
हुनैन सीढ़ियां उतर रहा था, साथ साथ मॉम मॉम की आवाजें लगा रहा था। गजाला बेगम किचन से बाहर आई। क्या है, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? मॉम, मैं जरा आपकी बहू की खैरियत पता करने जा रहा हूँ। शायद रात देर हो जाए, परेशान नहीं होना और डैड को नहीं बताना। माँ को दोनों बाजुओं से थामे वो आहिस्ता से कह रहा था। क्या हुआ नरमीन को? गजाला बेगम को तशवीश हुई। कुछ नहीं, बस सर पर चोट लगने की वजह से दिमाग खराब हो गया है, हुनैन ने लापरवाही से कहा और शरारत आंखों में वाजिया थी। अल्लाह रहम करे, कैसी चोट लगी? दवाई ली उसने? इतनी प्यारी बच्ची है, नजर लग गई होगी। गजाला बेगम ने प्यार से कहा। वही तो पता करने जा रहा हूँ कि कैसे लगी चोट। दवा भी देकर आऊंगा और नजर की आप बिल्कुल फिक्र ही ना करें, ऐसी उतारूंगा कि आइंदा नहीं लगेगी, माँ को आंख मारते हुए जवाब दिया। अपनी गाड़ी की चाबियां, मोबाइल और वॉलेट उठाते गैराज की तरफ बढ़ गया। इतरत जुबैर को खुदा हाफिज कहती यूनी में दाखिल हुई। वो आज बहुत खुश थी। उसके खुश होने की दो वजूहात थी। एक, उसका ख्वाब पूरा हो गया था, यानी वो अब मेडिकल की स्टूडेंट है। दूसरा, आज जुबैर भाई ने शादी के लिए हाँ कर दी। वो खुशी खुशी यूनी में फिर रही थी, लोगों से पूछती। वो मेडिकल डिपार्टमेंट में पहुंची। आज उसकी पहली क्लास थी। वो टाइम पर सारी क्लासेस अटेंड कर रही थी। 1 बजे वो तमाम क्लासेस से फ्री होकर जब अपने बैग में से मोबाइल निकालते चल रही थी तो अचानक उसकी टक्कर किसी से हुई और मोबाइल जोर से दूर जमीन पर जा गिरा। गिरने की वजह से टूट गया। ओह, आई एम सो सॉरी, मैं जरा जल्दी में थी तो मुझे पता नहीं चला, सॉरी अगेन। हाला जो अपने ध्यान में जल्दी जल्दी यूनी के एग्जिट डोर की तरफ बढ़ रही थी, टकराने की वजह से रुकी और माजरत ख्वाह नजरों से इतरत को देखने लगी और उसके मोबाइल को, जो अब अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। ये स्मार्टफोन्स भी बस नाजुक से होते हैं, हाथ से गिरे नहीं कि अल्लाह को प्यारे हो गए। हाला ने मोबाइल उठाकर इतरत को देते हुए कहा, कोई बात नहीं। इतरत ने माजरत कबूल करते हुए जवाब दिया। साथ ही वो बहुत मोहब्बत भरी नजरों से हाला को देख रही थी। आप बहुत प्यारी हैं। इतरत से रहा न गया तो आखिर में हाला से कह ही दिया। इतरत की बात पर हाला खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम भी बहुत प्यारी हो गुड़िया। जैसे ही हाला ने कहा, इतरत ने पूरी आंखें खोलकर हारा को देखा। क्या हुआ? उसकी हैरत को नोट करते हाला ने पूछा। कुछ नहीं, वो असल में मुझे मेरे भाई भी गुड़िया कहते हैं। इतरत ने वजाहत दी। अच्छा अच्छा। हाला ने इस बात में सर हिलाया। मेरा नाम सैयदा इतरत हुसैन है। मेरा आज पहला दिन था यूनिवर्सिटी में। मैंने मेडिकल में दाखिला लिया है। आज भी आप ही यहीं पढ़ती हैं? क्या नाम है आपका? इतरत ने अपना तारुफ करवाते हुए हाला से पूछा। नहीं यार, मैंने यहीं से डॉक्टरी पास की है, अब तो हाउस जॉब भी मुकम्मल होने वाली है। मेरा नाम हाला है। छोटा भाई मुझे प्यार से हाला भी बोलता है, तुम भी चाहो तो बोल सकती हो। हाला ने मुस्कुराकर इतरत को जवाब दिया। और हाँ, हम लोग भी सैयद हैं, बिल्कुल सादात सैयद हैं। तुम्हें अगर कभी भी किसी भी किस्म की पढ़ाई में हेल्प चाहिए हो तो मुझसे राब्ता कर सकती हो। यूनी के साथ ही जो अस्पताल है, मैं वहां ड्यूटी दे रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हाला भी, इतरत ने खुशदिली से कहा। इधर आओ, ग्राउंड में बैठते हैं, मेरा भाई थोड़ी देर में आता होगा, फिर मैं घर चली जाऊंगी। तब तक बातें करते हैं। तुमने किसके साथ जाना है? हाला ने इतरत से पूछा। भाई ने कहा था जब फ्री हो तो कॉल कर देना, लेकिन मेरा तो फिर फोन ही टूट गया है। इतरत ने मुंह बनाते हुए कहा। सॉरी यार, गलती से हुआ। हाला फिर शर्मिंदा हुई। लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अगर तुम्हें अपने भाई को फोन करना है, उनका नंबर याद है तो फिर कॉल कर लो। हाला ने अपना फोन उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। इतरत ने मौके को गनीमत जाना और जुबैर को कॉल करने लगी, मगर बार बार बेल जाने के बावजूद जब कॉल अटेंड नहीं हुई तो उसने रोने वाली शक्ल बना ली। मैं अब घर कैसे जाऊंगी? ज़रियाब और हुनैन का नंबर उसे ज़बानी याद नहीं था और वो कभी घर से अकेले कहीं भी नहीं निकली थी। हालांकि वो छोटी सी कोई स्कूल गर्ल लगी। परेशान ना हो, मेरा भाई अभी आता होगा, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें घर छोड़ देंगे। इतरत ने हामी भर ली। ज़रियाब इस वक्त बाबा साईं और ताया साईं से गले मिलकर अपनी गाड़ी में बैठ रहा था। ये इफ्रा सयाब जीप में क्यों बैठा हुआ है? ज़रियाब ने जीप पर नजर डालकर पूछा, जहां इफ्रा सयाब शिकारी कुत्तों और 3 मुसल्लह अफराद के साथ मौजूद था। पुत्र साईं, जब तक तुम्हारी गाड़ी गांव से निकल नहीं जाती, ये तुम्हारी निगरानी करेंगे। आजकल चौधरियों के साथ फिर गड़बड़ चल रही है। ताया साईं ने जवाब दिया। बस कर दें ये दुश्मनियां अब, ज़रियाब ने चिढ़कर कहा। अच्छा अच्छा, अब तू जा, और पहुंचकर इत्तला कर दी। उसके साथ ही
गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया। जुबैर ऑफिस में बैठा काफ़ी देर से अपने मोबाइल को टेबल पर रखकर घूर रहा था। क्या मुझे इसे बदल लेना चाहिए? मगर क्यों? हाँ, मुझे बदल लेना चाहिए। इतना पैसा है मेरे पास, क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं 3-4 लाख का फ़ोन खरीद लूँ? आखिर कमाता किस लिए हूँ? वो खामखा अपने आप को नया मोबाइल खरीदने के लिए दलाइल दे रहा था। कुछ सोचते हुए जुबैर ने इंटरकॉम उठाकर सेक्रेटरी को अंदर आने का कहा और दरवाजे को देखने लगा। जी सर, आपने बुलाया? आसिम ने अंदर दाखिल होते हुए मुअत्तबाना लहजे में कहा। आसिम, जाओ मार्केट से आईफोन 8 प्लस लेकर आओ, मुझे अपना फ़ोन तब्दील करना है। जी सर, मगर अभी 3 महीने तो हुए हैं आपने फ़ोन मंगवाया था। सेक्रेटरी कुछ उलझी हुई नज़रों से जुबैर को देख रहा था। हाँ, मगर उस वक्त मुझे अंदाज़ा नहीं था कि 8 प्लस मार्केट में आ चुका है। जुबैर ने अपनी उंगली नीचे होंठ पर फेरते हुए पुरसोच अंदाज में जवाब दिया। सर, मेरी इन्फो के मुताबिक आईफोन 8 प्लस अभी मार्केट में नहीं पहुंचा है, और अगर पहुंचा है तो शायद कराची से मिले। आसिम ने जुबैर को इत्तला दी। ऐसा करो, तुम जाओ। जुबैर ने आसिम को जाने का इशारा किया। जी बेहतर। और आसिम हैरान होता चला गया। अगर फ़ोन अभी मार्केट में नहीं आया तो उसने मुझे फ़ोन बदलने का मशवरा क्यों दिया? जुबैर कुछ उलझ गया। इतरत और हाला जब यूनी की पार्किंग में पहुंचे तो कोनैन पहले से वहां मौजूद था। हाला ने इतरत और कोनैन का तारुफ कराया। सबसे पहले जिस बात का झटका इतरत को लगा वो कोनैन की बाइक थी। हाला भी, आप बाइक पर घर जाएंगी? इतरत ने हैरानगी से पूछा। वो आज तक बाइक पर नहीं बैठी थी, घर में गाड़ियां मौजूद थीं जब से उसने होश संभाला था। दूसरा झटका इस बात का लगा जब हाला ने कहा, चलो इतरत तुम्हें घर छोड़ दें, तो उसकी पूरी आंखें खुल गईं। बाइक पर हम तीनों कैसे बैठेंगे? बेसाख्ता उसके मुंह से निकला, जैसे सारी दुनिया बैठती है। हम तो सिर्फ 3 हैं, लोग तो पूरी पूरी फैमिली बिठा लेते हैं। अब की बार जवाब कोनैन की तरफ से आया था। पहले कोनैन बैठा, फिर हाला और आखिर में इतरत। इतरत बुरी तरह कांप रही थी। एक तो वो कभी बाइक पर बैठी नहीं थी, दूसरा जिस तरह वो बैठी थी उसे लगता था वो बीच सड़क में गिर जाएगी। इतरत को अब अफसोस हो रहा था कि उसे हाला के साथ नहीं बैठना चाहिए था। उसकी आंखें बंद थीं और आंखों से आंसू जारी थे। कोनैन ने बैक मिरर में देखा तो उसकी हंसी निकल गई। हाला भी, अपनी हमसाई की खबर लो और उसे जोर से पकड़ो, ये ना हो कि रास्ते में ही रह जाए। और जोर से कहा लगाया। हाला ने प्यार से इतरत को अपने साथ लगाया हुआ था। तुम नहीं गिरती, बेफिक्र रहो, और कोनैन की बात का बुरा ना मनाओ। उसकी आदत है बकवास करने की। मैं तुम्हारे साथ हूँ, आंखें खोलो, शाबाश। इतरत ने जैसे ही आंखें खोली उसे अपने पीछे बस, गाड़ियां, वैगन्स और तेजी से चलती हुई बाइक्स नजर आईं। उसने फिर जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं। तकरीबन 1 घंटे बाद वो इतरत के घर के सामने खड़े थे। यही एड्रेस बताया था? कोनैन ने तस्दीक चाही। इतरत ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें और अपने घर का गेट पहचानते ही शोर मचा दिया। मेरा घर आ गया, मैं घर पहुंच गई। मुझे लगता नहीं था मैं जिंदा बचूंगी। हाला भी, इसे मना करो, ये ना हो कि लोग हमें किडनैपर समझें और नेकी गले पड़ जाए। कोनैन ने इतरत की हालत देखते हुए हाला से कहा। हाला भी अजीब नजरों से इतरत को देख रही थी, जो अब गेट की बेल बजा रही थी और साथ साथ ऊंचा ऊंचा रो भी रही थी। मेरे ख्याल से हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए, इसी में हमारी बेहतरी है। कोनैन ने हाला की तरफ देखकर आंख के इशारे से पूछा। हाला ने बाइक पर बैठते हुए कहा, चलो। वैसे अजीब लड़की है, ना शुक्रिया अदा किया, ना अंदर आने को कहा। हाला को भी उसके रवैये से हैरत हुई। जुबैर मीटिंग से फारिग होकर अपने रूम में आया। जेब से मोबाइल निकाला तो उस पर 5 मिस्ड कॉल्स थीं किसी अननोन नंबर से। ये कौन है? कहते हुए उसने कॉल बैक की। हाला अभी वॉशरूम में फ्रेश होने जा रही थी जब उसका मोबाइल बजा। अब कौन है? हाला बुड़बुड़ाती हुई अटेंड करने लगी, लेकिन अननोन नंबर देखकर रुक गई। ये किसका नंबर है? कॉल अटेंड करूं या रहने दूं? अभी वो ये सोच ही रही थी कि कॉल एंड हो गई। हाला कंधे उचकाते दोबारा वॉशरूम की तरफ बढ़ी। इससे पहले कि वो वॉशरूम का दरवाजा बंद करती, मोबाइल दोबारा बजने लगा। उफ, कौन है? हाला ने कॉल अटेंड की। हेलो? जुबैर के मोबाइल स्पीकर से नस्वानी आवाज उभरी। जी, आप कौन? जुबैर ने पूछा। कॉल आपने की है, मैंने नहीं। हाला ने शाइस्तगी से जवाब दिया। वो दरअसल मोहतरमा, आपके नंबर से 5 मिस्ड कॉल्स मुझे मौसूल हुई हैं। जुबैर ने वजाहत दी। क्या? मैंने? कितने बजे?
हाला की लहजे में हैरत थी जिसे जुबैर ने भी महसूस किया। यही कोई 1-1:30 बजे? हाला ने जहन पर जोर दिया कि वो 1-1:30 बजे कहाँ थी तो इतरत याद आ गई। जी वो मैंने नहीं, एक लड़की ने की थी यूनी में, उसके भाई ने उसे लेने आना था मगर। अभी इतना ही बोल पाई थी कि जुबैर की नज़र घड़ी पर पड़ी जो 3 का हिस्सा क्रॉस कर रही थी और मुंह से निकला, इतरत? जी जी बिल्कुल यही नाम था उनका। हाला ने तस्दीक की। कहाँ है इतरत, मेरी बात करवाएं। जुबैर बेचैन होकर कुर्सी से खड़ा हो गया। उसे तो हम घर अभी अभी ड्रॉप करके आए हैं। हाला अभी कुछ बताना चाह ही रही थी कि फोन बंद हो गया। इतना सुनना था कि जुबैर वॉलेट और चाबियां टेबल से उठाता ऑफिस से बाहर निकल आया। अजीब बहन भाई हैं, न शुक्रिया न कुछ। उसे इतरत का रवैया भी याद आ गया। मोबाइल ड्रेसिंग टेबल पर रखते वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। गार्ड ने गेट खोला तो इतरत भागती हुई लाउंज में पहुंची। अम्मा भी, अम्मा भी, वो रोते हुए पुकार रही थी। या अल्लाह रहम। आलिया बेगम इतरत की आवाज पर जल्दी से कमरे से बाहर निकली। माँ को देखते ही इतरत उनसे लिपट गई और रोना शुरू कर दिया। आलिया बेगम को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आज तक इतरत ने कभी ऐसा नहीं किया था। जुबैर कहाँ है? अचानक आलिया बेगम को ख्याल आया कि इतरत कैसे आई है। वो भाई मुझे लेने नहीं आए। रोते रोते इतरत ने सारी बात अम्मा भी को बता दी। अच्छा? वो लंबा सांस खींच कर उसे देखने लगी जबकि इतरत अभी तक रो रही थी। तुम रो क्यों रही हो, बस करो अब। अल्लाह भला करे उनका। जैसे ही अम्मा बी ने कहा इतरत को हाला का ख्याल आया, वो चुप होकर अम्मा बी को देखने लगी। अब क्या हुआ? आलिया बेगम ने इतरत को यूं एकदम चुप होते देखकर कहा। अम्मा बी, मैंने उन लोगों का शुक्रिया भी अदा नहीं किया, ना ही अंदर बुलवाया, खाने का वक्त हो रहा था। इतरत को सख्त अफसोस हुआ। जैसे ही ब्लैक मर्सिडीज गेट पर रुकी इतरत भागी भागी बाहर आई। जुबैर ने गाड़ी वहीं रोक कर चाबियां गार्ड को दी, जिसका मतलब था तुम पार्क कर दो, और जल्दी से इतरत को अपने साथ लगा लिया। भाई के गले लगते ही वो फिर से रोने लगी। आई एम सॉरी मेरी गुड़िया। जुबैर इतरत को मुसलसल सॉरी बोल रहा था और साथ साथ उसके सर के बोसे भी ले रहा था। दोनों बहन भाई एक साथ लाउंज में दाखिल हुए। आलिया बेगम की नजर उन पर पड़ी तो बरसने लगी। अगर तुम दोनों बहन भाई का रोमांस खत्म हो गया हो तो खाना खा लेते हैं। जुबैर ने इतरत की तरफ देखा और फिर अम्मा बी की तरफ। अभी तक खाना नहीं खाया? 4 बज रहे हैं। उसे हैरत हुई। पहले आपकी लाडली को चुप कराने में इतना वक्त लगा, फिर महारानी फरमाती हैं भाई के साथ खाना खाऊंगी। अब बोलो मैं क्या करूं? मुझ बूढ़ी को भी भूखा ही रहना पड़ा। अम्मा बी ने जुबैर को इतरत की शिकायत ले गई। चलो उठो शाबाश, मैं खुद तुम्हें खाना खिलाता हूँ। डाइनिंग टेबल पर तीनों खाना खा रहे थे। पता भाई मैं क्यों इतना रो रही थी? इतरत ने मासूम शक्ल बनाकर कहा। क्यों? जुबैर ने चावल का चमचा मुंह में डालते हुए पूछा। एक तो भाई मेरा मोबाइल टूट गया था मुझसे। इतरत ने जानबूझकर हाला का नाम नहीं लिया। दूसरा मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं बाइक से गिर गई तो मुझे चोट भी लगेगी और लोग मेरा मजाक भी बनाएंगे। इतरत ने सच बोलते हुए कहा। कोई बात नहीं, तुम मेरा फोन ले लो। जैसे ही जुबैर ने ये अल्फाज कहे इतरत को तो झटका लगा। भाई आपका फोन इतना महंगा? उसे यकीन नहीं आ रहा था। तुम रख लो, मैंने वैसे ही और लेना है। जुबैर ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उसके जहन में रायहा की आवाज गूंज रही थी। आपको नहीं लगता कि आपको अपना फोन तब्दील कर लेना चाहिए? इतरत की आवाज ने जुबैर को होश दिलाया। पता भाई, हाला भी बहुत अच्छी हैं और प्यारी भी। हाला का जिक्र करते हुए इतरत की आंखों में अजीब चमक थी जिसे अम्मा भी और जुबैर दोनों ने ही नोट किया था। प्यारी का तो पता नहीं, लेकिन अच्छी तो वो हैं। जुबैर ने अपनी फोन कॉल के बारे में बताया। उसे अफसोस हुआ कि शुक्रिया भी अदा नहीं किया था, लेकिन वो ये बात इतरत को बताकर मजीद शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। आगे ही वो गिल्टी फील कर रही थी। इतरत हाला के बारे में जुबैर को एक एक बात बता रही थी जो जुबैर दिलचस्पी से सुन रहा था, मगर अम्मा भी बज़ाहिर उन दोनों को देखते हुए कुछ और सोच रही थी। नरमीन जब भी उदास होती तो शायरी पढ़ती या लिखती। अब भी वो अपना पसंदीदा काम कर रही थी, यानी अपनी डायरी में नज़म लिख रही थी। आज बारिश हुई, मैंने थामा कलम, ठंडी ठंडी हवा, सुलगा सुलगा सावन, लिखना चाहा मगर लफ्ज़ माने नहीं, ऐ मेरे हमनशी, सोच की सरजमी, तेरी यादों की ऐसी चली फिर हवा, लफ्ज़ मिलने लगे, हाथ हिलने लगे, याद में फिर तेरी, दिल की सूखी ज़मी,
کچھ ایسے تر ہو گئی میں پھسلنے لگی، یاد کر کے پھر تجھے من مچلنے لگا، تیری دید کے لیے آنکھ روتی رہی، دیر تک پھر جانے جا بارش ہوتی رہی، بارش ہوتی رہی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ چھوٹی بی بی، یہ انویلپ کوئی صاحب دے کر گئے ہیں، کہتے ہیں اپنی بیوی کو دے دیں۔ دینو بابا لفافہ نرمین کو دے کر چلے گئے۔ نرمین نے انویلپ کھولا۔ پیپر پر تحریر واضح الفاظ میں لکھی تھی اور جس کی لکھائی میں تھی نرمین وہ اندھیرے میں بھی پہچان سکتی تھی۔ ان 15 دنوں میں تم نے میرا جتنا دماغ خراب کرنا تھا کر دیا۔ اب میری بات غور سے سنو۔ عشق کا 8واں مقام بھی ہوتا ہے اور وہ ہے کڈنیپ۔ اگر تم چاہتی ہو میں اس مقام پہ نہ پہنچوں تو 30 سیکنڈ کے اندر اندر مجھے ان بلاک کرو، ورنہ میں اگلے 30 سیکنڈ لگاؤں گا عشق کے 8ویں مقام پر پہنچنے میں۔ تحریر پڑھتے ہی نرمین کے منہ سے بے ساختہ نکلا، حنین۔ نرمین فطرتاً ڈرپوک لڑکی تھی، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ڈر جاتی تھی۔ حنین کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی اور وہ اکثر اپنی بات منوانے کے لیے اس کی اس ہی کمزوری کا فائدہ اٹھاتا۔ نرمین نے جیسے ہی حنین کو ان بلاک کیا میسج ٹیون بجی، اب جلدی سے اچھے بچوں کی طرح مجھے اپنی شکل دکھاؤ۔ حنین، میں کل یونی آؤں گی۔ میں ابھی کی بات کر رہا ہوں، سمجھ نہیں آ رہی؟ جلدی سے باہر آؤ، اتنی تیز بارش ہے مجھے سردی لگ جائے گی۔ پلیز حنین، تمہیں معلوم ہے مجھے فلو ہو جاتا ہے۔ نرمین نے مسکین سی شکل بنا کر میسج ٹائپ کیا، چلو ٹھیک ہے تمہاری مرضی۔ چوز ون آپشن، نمبر 1 فلو، نمبر 2 کڈنیپ۔ حنین کا میسج موبائل اسکرین پر جگمگایا اس کی آنکھوں کی طرح۔ نرمین بیچاری مرتی کیا نہ کرتی، اٹھ کر نیچے گیٹ کی جانب چل پڑی۔ لاؤنج میں سے گزرتے ہوئے میڈ کو چائے اور انڈے ابالنے کا کہا۔ باہر شدید بارش ہو رہی تھی اور حنین سویٹر کوہنیوں تک اوپر کیے بڑے مزے سے گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ جیسے ہی نرمین کی نظر حنین پر پڑی وہ چیخ پڑی، پاگل ہو، بیمار ہونا ہے، اندر آؤ۔ کہتی ہوئی واپس مڑی، پیچھے پیچھے حنین بھی اندر داخل ہو گیا، مگر لاؤنج میں پہنچنے سے پہلے ہی نرمین کو آواز دے کر روکا۔ نرمین، میں تو تمہیں دیکھ کر چلا جاتا، میرا مسئلہ اتنا ہی تھا کہ تم مجھے ان بلاک کر دو، مگر موم نے کہا کہ تمہاری نظر بھی اتارنی ہے۔ وہ اپنی گول مٹول آنکھیں مٹکا کر کہہ رہا تھا۔ نرمین نے ناسمجھی کے انداز میں مڑ کر حنین کو دیکھا جو ہاتھ پیچھے باندھے کھڑا تھا۔ تو پھر اتار لوں تمہاری نظر؟ اور ساتھ ساتھ مسکرا بھی رہا تھا۔ نرمین حنین کو نہ تو کہہ نہیں سکتی تھی، بس ہلکا سا سر ہلا دیا، مگر اگلے ہی پل اس کی روح فنا ہو گئی۔ حنین نے پیچھے سے اپنا ہاتھ آگے کیا تو اس کے ہاتھ میں کالے بیل کا کٹا ہوا سر تھا، گردن پر خون تھا، بارش کے قطرے پڑنے کی وجہ سے وہ ٹپک رہا تھا۔ اتنی موٹی موٹی آنکھیں، بڑے بڑے سینگ اور زبان منہ سے لٹک رہی تھی۔ حنین نرمین کی طرف بڑھا۔ موم نے کہا تھا 7 چکر نرمین کے گرد اس سر کے کاٹنے ہیں اور ہر چکر میں یہ سر نرمین کے سر کے ساتھ ٹچ بھی کرنا ہے، پھر کبھی اسے نظر نہیں لگے گی۔ اور تمہیں تو پتا ہے میں اپنی موم کا کتنا فرمانبردار بیٹا ہوں۔ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ سے نرمین کی طرف دیکھ رہا تھا جو خوف سے زرد پڑ چکی تھی۔ حنین پلیز۔ ایک سردی، دوسرا ڈر، وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ میں تمہاری خاطر اپنی موم کی نافرمانی کروں؟ وہ اپنی گول گول آنکھوں میں بلا کی معصومیت لے کر پوچھ رہا تھا، جبکہ نرمین کی حالت قابل رحم تھی۔ تب حنین نے محسوس کیا کہ اگر مزید نرمین کو ڈرایا تو یہ بے ہوش بھی ہو سکتی ہے اور لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں، اسی لیے اس نے ہمدردانہ نظروں سے نرمین کو دیکھتے ہوئے کہا، چلو ٹھیک ہے، میں موم کی بات تمہاری خاطر نہیں مانتا، مگر پھر میری ایک شرط ہے۔ نرمین کانپتے ہوئے بولی، کیا؟ تم مجھے 2 منٹ میں 100 بار پیپر پر لکھ کر دو کہ آئندہ مجھے بلاک نہیں کرو گی۔ مگر اتنے تھوڑے ٹائم میں کیسے؟ نرمین کو شرط عجیب لگی۔ ٹھیک ہے، پھر میں تمہاری نظر اتاروں گا، حنین نے کہتے ساتھ ہی بیل کا سر اوپر کیا۔ نہیں رکو، میں لکھتی ہوں۔ نرمین کہتے ساتھ ہی جلدی سے اندر گئی اور ٹیلی فون سٹینڈ پر پڑی ڈائری اور پین اٹھا لائی۔ چلو تمہارا ٹائم شروع ہوتا ہے، حنین نے گھڑی کی طرف دیکھ کر کہا۔ بارش میں اور تیزی آ گئی تھی، ٹھنڈی ہوا بھی چلنے لگی۔ نرمین نیچے لاؤنج کی سیڑھیوں پر بیٹھی جلدی جلدی کانپتے ہاتھوں سے لکھ رہی تھی، جبکہ
हुनैन उसे मुस्कुराता हुआ देख रहा था और सोच रहा था कि डरपोक लड़की भी अल्लाह की एक रहमत होती है, जैसे ये बारिश। चलो, टाइम ओवर हुआ तुम्हारा, बताओ कितनी दफा लिखा है? हुनैन ने उंगली के इशारे से उसे लिखने से रोका। नरमीन ने बेचारगी से मुंह बनाया। हुनैन, मैंने बहुत कोशिश की है मगर सिर्फ 30 बार लिखा गया, सॉरी। वो तकरीबन रो देने को थी। सर्दी से उसके हाथ पांव और होंठ नीले हो रहे थे। अच्छा चलो ठीक है, हुनैन ने एहसान करने वाले अंदाज में कहा। नरमीन ने सुख का सांस लिया। चलो अब अंदर आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए चाय और अंडे बॉयल करवाए हैं, तुम बारिश में पूरी तरह भीग चुके हो। नरमीन ने नरमी से कहा, जो उसकी शख्सियत का खासा था। नहीं शुक्रिया, मुझे देर हो रही है। और हाँ, अब तुमने ये कागज अपने कमरे की कबर्ड पर चश्मा करना है और दिन में 3 बार इस कागज को पढ़ना है ताकि तुम्हें याद रहे कि आइंदा हुनैन मलिक को ब्लॉक नहीं करना, ठीक है? नरमीन ने सिर्फ इस्पात में सर हिलाया। और हाँ, ये लो। हुनैन ने पैंट की जेब से कुछ दवाइयां निकाल कर नरमीन को दी। दवाइयां अच्छी तरह पैक होने की वजह से गीली होने से बच गई थी। ये किसकी दवाई है? नरमीन ने पूछा। तुम्हारी, हुनैन ने संजीदगी से कहा। मगर मुझे क्या हुआ है? नरमीन को हैरत हुई। हुआ नहीं है, मगर अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। अब की बार हुनैन के अल्फाज में शरारत थी। क्या? नरमीन अभी भी नासमझी से बोली। नज़ला, जुकाम और बुखार। मुस्कुरा कर जवाब देते हुनैन पलटा और गेट से बाहर निकल गया। ज़रियाब की गाड़ी इस्लामाबाद टूल प्लाजा पर खड़ी थी जब हुनैन की कॉल आई। हेलो, ज़रियाब ने कॉल अटेंड की। कहाँ है तू निकम्मे? हुनैन की शरारती आवाज आई। इस्लामाबाद टूल प्लाजा, ज़रियाब ने जवाब दिया। शुक्र है तू आ गया। इजाजत दे दी थी पीरनी ने, बद्दुआओं के साथ, हुनैन मजे लेकर कह रहा था। चल बकवास न कर, मतलब की बात कर। ज़रियाब को महानूर के लिए बुरा लगा हुनैन का यूं कहना। अच्छा, तो अपार्टमेंट तू पहुंच जरा, मेरे लिए चाय बना और अगर साथ में अंडे भी उबाल दे तो फिर मजा ही आ जाए। हुनैन ने कहा। खैरियत? अंकल ने घर से निकाल दिया है इस मौसम में? क्या कारनामा अब की बार सर अंजाम दिया है? ज़रियाब ने हंसते हुए कहा। कारनामा तो सर अंजाम दिया है। हुनैन के जहन में नरमीन का चेहरा आ गया। मगर आकर बताऊंगा, मैं आधे घंटे तक पहुंच रहा हूं। ये कहते ही हुनैन ने फोन बंद कर दिया। ज़रियाब ने हैरत से फोन देखते हुए डैशबोर्ड पर रख दिया। पता नहीं अब किसकी शामत आई है हुनैन के हाथों। और वो टूल प्लाजा क्रॉस करके इस्लामाबाद में दाखिल हो गया। जुबैर किसी काम से मार्केट आया था, फिर किसी सोच के तहत खुद फोन की तलाश करने लगा। काफी घूमने फिरने के बाद आखिरकार उसे मतलूबा चीज यानी आईफोन 8 प्लस मिल गया। वो खुशी खुशी अपनी गाड़ी में बैठा सिम तब्दील करके फोन के फीचर चेक कर रहा था और दिल में रायहा की चॉइस को दाद भी दे रहा था। फोन महंगा जरूर था मगर था जबरदस्त। इतने में किसी ने गाड़ी का शीशा बजाया। जुबैर ने सरसरी सी नजर से शीशे को देखा और फिर मोबाइल की तरफ मुतवज्जा हुआ। ये क्या? वो चौंका। मुझे अब वो नजर भी आने लगी है। उसे लगा गाड़ी का शीशा रायहा बजा रही है। इतने में फिर शीशा बजने की आवाज आई। जुबैर ने गाड़ी का डोर खोला ताकि उसकी अपनी भी तस्वीर हो जाए। क्योंकि गाड़ी ऑटो लॉक थी, इसीलिए बाहर से दरवाजा नहीं खोला जा सकता था। मगर दरवाजा खुलते ही जुबैर हैरान रह गया। वो वाकई में ही डॉक्टर रायहा थी। कैसे हैं? रायहा ने फ्रंट पर बैठते हुए बड़े दोस्ताना लहजे में पूछा। जुबैर उसकी अचानक आमद पर हैरान था। ऊपर से उसका रवैया उसे कुछ समझ नहीं आई। जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल पूछा। आप डॉक्टर रायहा ही है ना? जी बिल्कुल, रायहा ने जवाब दिया। जुबैर ने महसूस किया कि अस्पताल की निस्बत रायहा का रवैया आज काफी दोस्ताना है, जो किसी खतरे की घंटी है। लेकिन अब वो पहले से नॉर्मल था। वो ये भूल गया था कि रायहा के साथ नॉर्मल रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। आप यहाँ कैसे? जुबैर ने पूछा। जैसे आप? मुस्कुरा के जवाब दिया। नहीं, मेरा मतलब है मैं तो यहाँ शॉपिंग के लिए आया था और आप? जुबैर ने बात आगे बढ़ाई। उसे मजा आ रहा था बात करने में। मैं भी इसीलिए आई हूँ क्योंकि यहाँ कोई फ्री मेडिकल कैंप तो लगा नहीं हुआ। मुस्कुराहट हनूस बरकरार थी। जुबैर को हुनैन की बात याद आ गई। अगर लड़की बगैर किसी वजह के मुस्कुराए तो समझो गड़बड़ है। गाड़ी में अब थोड़ा बातों का वक्फा आया जिसे रायहा ने तोड़ा। हम डॉक्टर भी इंसान ही होते हैं, हमारी भी सोशल लाइफ होती है जैसे एक आम इंसान की। जुबैर ने नोट किया कि जब से रायहा गाड़ी में बैठी है वो वक्फे वक्फे से बैक मिरर में देख रही है।
اتنے میں ایک ریڈ کلر کی اسپورٹس کار قریب سے گزری جس میں 2 لڑکے بیٹھے تھے جنہوں نے زبیر کو کافی گور کر دیکھا۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ زبیر کے چہرے پر مسکراہٹ پہلی بار آئی۔ اچھا، آپ ان لڑکوں سے بچنے کے لیے میری گاڑی میں بیٹھی؟ زبیر نے رائحہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی بالکل۔ خلافی توقع سچ جواب آیا جس کی زبیر کو امید نہیں تھی۔ آپ کو مجھ سے ڈر نہیں لگا؟ اگر میں اب آپ کو جانے نہ دوں تو؟ ابھی زبیر کا جملہ پورا نہیں ہوا تھا کہ رائحہ زبیر کی طرف بڑھی اور اس کے بالکل قریب ہو گئی۔ زبیر رائحہ کی ایسی حرکت کے لیے تیار نہیں تھا، اسی لیے ایک دم پیچھے سیٹ کے ساتھ لگ گیا۔ رائحہ نے اسٹیئرنگ کے نیچے سے گاڑی کا ڈور ان لاک کیا اور جلدی سے نیچے اتر گئی۔ یہ سب اتنا اچانک تھا کہ زبیر کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا۔ اب رائحہ گاڑی کے ڈور کے ساتھ لگی سیریس کھڑی تھی۔ وہ اپنی پہلی والی ٹون میں واپس آ چکی تھی۔ مسکراہٹ کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ دیکھو مسٹر، پہلی بات یہ کہ 2 کی نسبت 1 کا مقابلہ کرنا آسان ہوتا ہے، اسی لیے مجھے تم سے ڈر نہیں لگا۔ دوسرا، تم اپنی گاڑی بدلو، اس پر بہت سے اسکریچ پڑے ہوئے ہیں۔ مجھے تو اس کا انجن بھی اوریجنل نہیں لگ رہا۔ ابھی بیچ دو ورنہ اچھی قیمت نہیں ملے گی۔ رائحہ نے ناقدرانہ سی نظر زبیر کی بلیک مرسیڈیز پر ڈالی جو کہ زبیر کو سخت ناگوار گزری۔ ابھی وہ کچھ کہنے کے لیے منہ کھول ہی رہا تھا کہ گاڑی کا دروازہ زور سے بند ہوا اور رائحہ کا آخری جملہ زبیر کے کانوں میں گونجا۔ آپ کو نہیں لگتا آپ کو اپنا پرفیوم بھی تبدیل کرنا چاہیے؟ ایکسکیوز می؟ زبیر نے گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے رائحہ کو روکا۔ جی؟ رائحہ مڑی۔ مجھے لیٹسٹ پرفیوم کے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہیں، پلیز آپ کچھ برانڈز کے نام بتا دیں تاکہ مجھے تبدیل کرنے میں آسانی ہو۔ زبیر نے رائحہ کو شرمندہ کرنے کی کوشش کی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایک لڑکی کو مین پرفیومز کے بارے میں کچھ زیادہ پتہ نہیں ہوگا، مگر رائحہ کے جواب نے ایک دفعہ پھر زبیر کے طوطے اڑا دیے۔ میں آپ کو 5 مشہور مین برانڈز بتا دیتی ہوں، آپ ان میں سے چیک کر لیں۔ رائحہ نے فٹافٹ 5 برانڈز کے نام بول دیے۔ ویسے مجھے ان ٹاپ 5 پرفیومز میں سے تیسری اور 5ویں برانڈز بہت پسند ہیں، آگے آپ کی مرضی۔ ڈاکٹروں کیسے انداز میں مشورہ دیتی اب وہ جا چکی تھی۔ زبیر کو رائحہ پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ ہر کسی سے اپنی تعریفیں سنتا آیا تھا، لوگ اسے اور اس کی چیزوں کو سراہتے تھے، مگر وہ ہر بار اسے تضحیک کا نشانہ بناتی ہے۔ سڑکوں پر بغیر وجہ کے گاڑی گھماتے گھماتے شام ہو گئی تھی اور بارش بھی تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ زبیر نے ایک ہوٹل کی پارکنگ میں گاڑی روکی۔ پاگل، بالکل پاگل۔ زبیر نے اسٹیئرنگ پر مکے مارے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنا غصہ کیسے نکالے۔ وہ ایک دفعہ پھر اس کی بے عزتی کر گئی تھی۔ زبیر نے زریاب کو کال کی۔ زریاب اس وقت راستے میں تھا۔ زبیر کی کال پر چونکا۔ ہیلو، کافی مصروف انداز میں بولا جبکہ دوسری طرف سے زبیر کی غصے سے بھری آواز ابھری۔ پاگل ہے، بالکل پاگل ہے۔ گھر سے لڑ کر آتی ہے اور مجھ پر شروع ہو جاتی ہے۔ اسے میری ہر چیز میں خرابی نظر آتی ہے۔ زبیر نے اونچا اونچا بولنا شروع کر دیا۔ زریاب کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ کون پاگل؟ وہ صرف اتنا ہی کہہ سکا۔ وہ بالکل حنین ہے، حنین۔ زبیر پھر بولا۔ کون حنین ہے؟ اب کی بار زریاب الجھن کا شکار ہوا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آج سے پہلے زبیر نے کبھی اس طرح بات نہیں کی تھی۔ یار، وہ لڑکی پاگلوں کی ڈاکٹر ہے شاید، مگر وہ کبھی بھی کسی کو بھی کسی بھی وقت پاگل کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ زریاب، میں پاگل ہو جاؤں گا اگر اب مجھے وہ دوبارہ ملی تو۔ زبیر کو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہتا جا رہا ہے۔ اسے شدید دکھ تھا، کبھی کسی صنف نازک نے اس طرح اس کی تسلیم نہیں کی تھی۔ زبیر، رک، میں آتا ہوں، مجھے تیری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ زریاب اب کی بار سچ مچ پریشان ہو گیا تھا۔ زبیر نے اپنی کنپٹی سہلاتے ہوئے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ میں ٹھیک ہوں۔ اب کی بار اس کی آواز کچھ نارمل تھی۔ چل پھر بات کرتا ہوں، اور زریاب کی بات سنے بغیر کال کاٹ دی۔ زریاب اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے سیدھا اپنے کمرے میں گیا، ڈریسنگ ٹیبل پر گھڑی اتار کر رکھی اور موبائل بھی۔ الماری سے کپڑے نکالے اور جوتے اتار کر سلیپر پہنے اور واش روم میں فریش ہونے چلا گیا۔ ابھی وہ فریش ہو کر نکلا ہی تھا کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ لگتا ہے حنین کی کال ہے۔ زریاب زیر لب بڑبڑایا اور موبائل اٹھانے لگا جس پر زبیر کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ ہیلو، زریاب نے خوش دلی سے کہا۔ کہاں تک پہنچا ہے؟ یا ابھی تک تجھے گاؤں کی ہوائیں سلام کہہ رہی ہیں؟
زبیر پہلے کی نسبت اب فریش لگ رہا تھا۔ نہیں یار، فلیٹ پر ہوں۔ حنین کی کال آئی تھی، کہہ رہا تھا چائے بنا اور انڈے بھی ابال، میں آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں۔ زریاب فون پر زبیر کو بتاتے ہوئے کچن میں پہنچ چکا تھا۔ کیوں، خیریت؟ اس وقت تیرے پاس کیوں آ رہا ہے؟ زبیر نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ پتہ نہیں، آئے گا تو کچھ پتہ چلے گا، زریاب نے کہا۔ زریاب، وہ میں نے تجھ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے مگر حنین کے سامنے نہیں، زبیر نے رازدارانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، پھر کل آفس میں بات کرتے ہیں، مگر ابھی تو آ، کتنے دن ہو گئے ہیں اکٹھے چائے نہیں پی ہے، زریاب نے کہا۔ اچھا، آتا ہوں، بائے، کہتے ہی فون بند کر دیا۔ زریاب کی کوکنگ بہت اچھی تھی، وہ کالج کے زمانے سے ہی کوکنگ کرتا رہا تھا اور اپنے فلیٹ کے سارے کام بھی خود کرتا تھا۔ صرف کپڑے لانڈری والے کو جاتے تھے اور وہیں سے پریس ہو کر آتے۔ زریاب نے ابھی ایک چولہے پر چائے اور دوسرے پر انڈے ابالنے کے لیے پانی رکھا ہی تھا کہ کسی نے گھنٹی پر ہاتھ رکھا اور پھر اٹھانا بھول گیا۔ زریاب نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا اور پھر ساتھ ہی اس کا اپنا منہ کھل گیا۔ تو اتنا گیلا کیسے ہو گیا؟ کہاں سے آ رہا ہے؟ پیدل آیا ہے کیا، تیری گاڑی کی طرح؟ ابھی وہ اور بولتا مگر حنین نے اس کی بات کاٹ دی۔ کیا بیویوں کی طرح بحث کر رہا ہے، سائڈ پہ ہو، اور خود زریاب کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زریاب دروازہ بند کرتا حنین کی طرف گیا جو زریاب کی الماری سے اب کپڑے نکال رہا تھا۔ زریاب کو دروازے میں کھڑا دیکھ کر بولا، میرے واش روم سے واپس آتے ہی چائے اور انڈے لے آ، اگر مجھے زندہ دیکھنا چاہتا ہے، سخت سردی لگ گئی ہے مجھے، کہتا ہوا واش روم کی طرف وہ بڑھ گیا۔ زریاب ٹرے میں چائے اور انڈے سجائے کمرے میں داخل ہوا لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ حنین ابھی ابھی واش روم سے نکلا تھا، کالی شلوار قمیض اور سرخ باسکٹ میں وہ غضب کا لگ رہا تھا۔ ماتھے پر کچھ گیلے بال چمک رہے تھے جو اس کے حسن کو مزید چار چاند لگا رہے تھے۔ حنین شلوار قمیض نہیں پہنتا تھا، صرف پینٹ شرٹ پہنتا تھا، اسی لیے زریاب کو حیرت ہو رہی تھی۔ حنین نے جب اپنی طرف زریاب کو یوں ساکت کھڑے دیکھا تو بول پڑا، کس طرح دیکھ رہا ہے؟ میں کوئی تیری بیوی نہیں ہوں جو شادی کے دوسرے دن نہا کر نکلی ہوں، اور ڈریسنگ ٹیبل سے برش لے کر بالوں میں پھیرنے لگا۔ حنین کی بات پر زریاب کا زوردار قہقہا نکلا اور ٹرے اس نے ٹیبل پر رکھی۔ یار حنین، قسم سے تو بہت پیارا لگ رہا ہے، تو شلوار قمیض ہی پہنا کر، اس وقت تو کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا ہے، زریاب نے کھلے دل سے اسے سراہا۔ اتنے میں ڈور بیل بجی، لگتا ہے زبیر آ گیا، کہتے ساتھ ہی زریاب دروازے کی طرف بڑھا۔ توقع کے عین مطابق دروازہ کھلتے ہی زبیر اندر داخل ہوا، زریاب سے ملا، اب دونوں کمرے میں آگے پیچھے داخل ہوئے۔ مگر اب زبیر کی حنین پر نظر پڑتے ہی وہی حالت تھی جو تھوڑی دیر پہلے زریاب کی تھی۔ زبیر کو یوں اپنی طرف دیکھتے ہوئے حنین کو غصہ آ گیا۔ تم دونوں نے میرا ریپ کرنا ہے کیا؟ کیسی گندی نظروں سے دیکھ رہے ہو؟ جبکہ زریاب صوفے پر بیٹھا ہنس رہا تھا۔ حنین تو کتنا پیارا لگ رہا ہے، زبیر نے کہتے ہوئے حنین سے ہاتھ ملایا اور زریاب کے ساتھ بیٹھ گیا، جبکہ حنین نیچے کارپیٹ پر ہیٹر کے سامنے بیٹھنے لگا۔ چل چائے پکڑا اور انڈے کی پلیٹ بھی دے، حنین نے زریاب سے کہا۔ زریاب نے باری باری دونوں کو چائے دی جبکہ انڈوں پر حنین نے قبضہ کر لیا۔ گاؤں میں سب خیریت تھی؟ زبیر نے زریاب کی طرف دیکھتے پوچھا۔ ہاں یار، شکر ہے اللہ کا، تیری پیڑنی کیسی ہے؟ حنین نے سوال کیا اور ساتھ شرارت سے مسکرایا۔ اس کی شرارت سمجھ کر حنین نے جواب دیا، جیسے پہلے تھی بالکل ویسی ہی، یعنی بدتمیز۔ حنین نے زریاب کو دیکھ کر کہا اور آنکھیں مٹکائیں۔ حنین، باز آ جا، کتنی دفعہ منع کیا ہے، تجھے اثر کیوں نہیں ہوتا؟ زریاب نے مصنوعی غصے سے کہا۔ اب ہر کوئی نرمین تو نہیں ہوتا، وہ بیچاری معصوم سی تیرے ہتھے چڑھ گئی ہیں۔ زبیر نے بھی لقمہ دیا۔ واہ کیا بات ہے، معصوم اور نرمین، اچھی خاصی بدماشیاں کرتی ہیں میرے ساتھ، پتہ نہیں تم لوگوں کو معصوم کیسے لگتی ہے؟ یہ جو میں اتنا گیلا ہوا ہوں نا، اسی کی مہربانی ہے۔ اتنا کہتے ہی حنین نے پورا واقعہ سنا دیا۔ افسوس ہے تجھ پر، زریاب نے سر مارتے ہوئے کہا۔ اب کبھی بلاگ نہیں کرے گی، ورنہ جو عشق کا نواں مقام ہے نا، بڑا خطرناک ہے، میں سیدھا اس پر پہنچوں گا، حنین نے جواب دیا۔ وہ ساتھ ساتھ انڈوں سے انصاف بھی کر رہا تھا۔ یار یہ تجھے عشق کے مقام کیسے پتہ چلتے ہیں؟ زریاب نے پوچھا، جبکہ زبیر بظاہر چائے پی رہا تھا لیکن ذہن میں رائحہ کا خیال آ رہا تھا ان دونوں کی باتیں سنتے۔ بیٹا جی، یہ جو عشق کے مقام ہے نا، یہ میرے جیسے مردوں کے لیے ہیں، تیرے جیسے رن مرید اس زمرے میں نہیں آتے، اور کہا لگایا۔ تو رن مریدی کی آخری سٹیج پر ہے،
हुनैन ने ज़रियाब पर पूरा तबसरा कर दिया। अब ज़रियाब ने फीकी सी मुस्कुराहट से हुनैन को देखा और कहा, मैंने भी कुछ तो किया होगा, वो पागल तो नहीं है जो मुझे ऐसा कहती है। मैं यही डिज़र्व करता हूँ। अब की बार ज़रियाब बहुत संजीदा था, जिसे हुनैन और ज़ुबैर दोनों ने नोट किया। अच्छा छोड़, किन बातों में उलझ गए हो, मुझे देर हो रही है। ज़ुबैर ने मोबाइल पर टाइम देखते कप ट्रे में रखा और जाने के लिए खड़ा हो गया। एक मिनट, तूने अपना मोबाइल कब तब्दील किया? हुनैन ने पूछा। आज ही, ज़ुबैर ने जवाब दिया। वाह क्या बात है तेरी, और तेरी चॉइस की। हुनैन ने सताइशी नज़रों से फ़ोन को देखा। ज़ुबैर, हुनैन और ज़रियाब से मिलता कमरे से बाहर आ गया। यार मजनू, मुझे वहां से मेरा मोबाइल पकड़ा, जरा खबर लूं या खबर दूं? ज़रियाब ने मोबाइल हुनैन को देते पूछा। नहीं, उसकी लेनी है, वो जो नाजुक मजाज है, मुझे क्या होना है, मैं तो ठीक हूँ। हुनैन ने फ़ोन पकड़ते जवाब दिया। ज़रियाब बर्तन उठाते किचन में जाने लगा जब हुनैन ने कहा, मुझे तकिया और कंबल बेड से पकड़ा दे और जाते हुए लाइट ऑफ कर दे। ज़रियाब के कमरे से निकलते ही हुनैन ने नरमीन को कॉल की। दूसरी बेल पर ही कॉल अटेंड हो गई। कैसी हो? हुनैन ने पूछा। ठीक हूँ। नरमीन की आवाज़ में फ्लू के वाज़िह आसार थे। लग तो नहीं रहा। हुनैन का इशारा फ्लू की तरफ था। ये भी तुम्हारी मरहूने मिन्नत है, नरमीन ने जवाब दिया। हुनैन ने कहा लगाया, तो ना उल्टे काम किया करो, ना सजा मिला करे। और कुछ कि बस? नरमीन ने नाराज़गी से कहा। नाराज़ हो? मैं आऊं? हुनैन ने पूछा। नहीं नाराज़, मेहरबानी फरमाकर तुम ना आना। दूसरी तरफ से फौरन जवाब आया। अरे इतना गुस्सा? हर बार नज़र उतारने थोड़ी आऊंगा, बंदा मनाने भी आ सकता है, आजिज़ी से कहा। हुनैन नहीं, मैं तुम्हारा आना अफोर्ड नहीं कर सकती। आवाज़ में वाज़िह खुफकी थी। चलो मर्जी है तुम्हारी, आराम करो, बाय। हुनैन ने कहते हुए कॉल बंद कर दी। फिर कुछ देर सोचने के बाद नरमीन को मैसेज किया, आई एम सॉरी, और मोबाइल साइड पर रखकर कंबल ओढ़ने ही लगा था कि मैसेज ट्यून बजी। नरमीन का रिप्लाई था, सुनो, बहुत बुरे हो तुम, पर तुमसे अच्छा भी कोई नहीं लगता। हुनैन ने मुस्कुराते हुए कंबल ओढ़ लिया। महानूर सोफे पर सर टिकाए बाहर लॉन में बरसती बारिश को देख रही थी। उसकी आंखों में भी नमी थी। वो बारिश देखते देखते दूर कहीं माजी में खो गई। महानूर का माजी। डाइनिंग टेबल पर हवेली के सब अफराद नाश्ता कर रहे थे जब डरते डरते महानूर ने सरदार हशमत अली खान से कहा, बाबा मैं आज खेतों में चली जाऊं कुछ देर? इसकी कोई जरूरत नहीं है, हवेली में हर चीज मौजूद है, बाहर जाकर क्या करोगी? महानूर की उम्मीद के ऐन मुताबिक ना में जवाब आया। अब उसने अपने चचा सरदार दिलावर अली खान की तरफ मदद तलब नजरों से देखा। इस हवेली में महानूर शुरू से जिस शख्स की लाडली थी वो उसके चचा थे, जो बचपन से महानूर को बहुत प्यार करते थे। उनकी अपनी कोई बेटी नहीं थी, वो महानूर को अपनी बेटी मानते थे। जाने दे भाई साहब, कौन सा रोज रोज जाती है? सरसों फूली हुई है, बहार है, खेत में खूबसूरत लग रहे हैं, सब बच्चियां जा रही हैं, इसे भी जाने दें। और हमारी कौन सी किसी से दुश्मनी है जो यूं डर डर कर अपने बच्चे छुपाते फिरे? दिलावर अली ने महानूर की हस्ब आदत हमायत की। अल्लाह ना करे जो हमारी दुश्मनी किसी से हो। अच्छा चली जाओ, पर साथ कमदार और उसकी बेटी जो उम्र में महानूर से बड़ी थी, नूरी को भी ले जाना। हशमत अली खान ने इजाजत देते हुए तंबीह भी कर दी। शुक्रिया बाबा जान, मैं जल्दी आ जाऊंगी। और प्यार से चचा को देखा। नाश्ते से फारिग होकर सब अपने अपने कामों में लग गए। महानूर ने अपने कमरे में आते ही कपड़े तब्दील किए। उसने सुर्ख चूड़ीदार पजामे के साथ ब्लू कलर की कामदार फ्रॉक पहनी। ब्लू कलर का दुपट्टा जिसके किनारे सुर्ख काम था अच्छे से ओढ़ लिया। उसे तैयार होने की जरूरत नहीं पड़ती थी, खुदा ने हुस्न उसे बेमिसाल दिया था। मुंह धो लेती तो चांद शर्माता, बकौल शायर। खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। ये नाज नैनों के बहाने से नहीं आते हैं, ये नाज नैनों के बहाने से नहीं बनती, नाज नैनों के पता नहीं क्या। कमदार और नूरी के साथ वो खेतों में पहुंच चुकी थी। हाय नूरी, कितने अच्छे लग रहे हैं पीले पीले फूल, महानूर ने खुशी से कहा। जी बीबी, हम तो रोज ही देखते हैं, मुझे तो कुछ खास नहीं लगते, नूरी ने जवाब दिया। अच्छा तुम लोग इधर ठहरो, मैं कुछ फूल तोड़ लाऊं, गुलदस्ता बनाएंगे, महानूर कहती हुई सड़क से खेत में उतर गई। वो फूल चुनती चुनती खेतों में घूमती काफी दूर निकल गई जब उसे अपने पीछे किसी का एहसास हुआ। उसने मुड़ कर देखा तो एक खूबसूरत नौजवान
सफेद शलवार कमीज और पेशावरी टोपी पहने, दोनों हाथ सीने पर बांधे बड़े गौर से उसे देख रहा था। कौन हो तुम? नौजवान ने जांचती नजरों से पूछा। मैं लड़की हूँ, नजर नहीं आ रहा? महानूर ने गुस्से से जवाब दिया। आखिर सरदारों की बेटी थी, डरना तो सीखा नहीं था। अच्छा, मैं समझा कोई परी हो। हूर हो, नौजवान ने मुस्कुराकर जवाब दिया। परी और हूर इस वक्त यहाँ? वो तो रात में होती हैं। जो कहानियां बचपन में सुनी थी, इस हिसाब से महानूर ने जवाब दिया। हाँ बिल्कुल, ये तो अपनी अपनी नजर है, किसी को रात में नजर आती हैं तो किसी को दिन में। नौजवान ने अब दिलचस्पी से महानूर को देखते हुए जवाब दिया। उसे अंदाजा हो गया था कि ये गांव की आम लड़की नहीं है, क्योंकि गांव वाली पोठवारी जबान बोलते थे, उर्दू कोई नहीं बोलता था। जो बोलता भी था उसका लहजा उर्दू वाला नहीं था, लेकिन महानूर शाइस्ता उर्दू बोल रही थी, जो उर्दू की आला किस्म है। किसकी बेटी हो? नौजवान ने पूछा। महानूर ने अपने दुपट्टे में बहुत से फूल इकट्ठे कर लिए थे। सवाल सुनकर मुड़े बगैर बोली, सरदार दिलावर अली खान की, और हाथ के इशारे से बताने लगी, ये सारे खेत मेरे बाबा के हैं। जिस पर नौजवान हंस पड़ा। फिलहाल तो आप चौधरियों के खेत में खड़ी हैं। वो जो ट्यूबवेल देख रही है ना? उसने उंगली से एक तरफ इशारा किया। वहां तक सरदारों की जमीन है, आगे से हमारी यानी मेरे बाबा चौधरी मोहम्मद अली की है। ओह सॉरी, महानूर को शर्मिंदगी हुई। कोई बात नहीं, आज से ये खेत भी आपके हुए, जब दिल चाहे आ जाए करें, कोई कुछ नहीं कहेगा। और आप ये पीले फूल क्यों चुन रही हैं? ये तो नफरत की और नाराजगी की निशानी होते हैं। महानूर ने उसके तरफ मुंह करके कहा, अपनी अपनी सोच है। उसी के अंदाज में जिसमें थोड़ी देर पहले नौजवान ने कहा था। वरना मेरे नजदीक ये बहार की अलामत है, खुशी की अलामत है। लोग माइयों मेहंदियों पर यही कलर पहनते हैं। इंटरेस्टिंग, तुम काफी दिलचस्प हो। मेरा नाम चौधरी असद अली है। मैं अभी एक हफ्ता पहले ही इंग्लैंड से एंटोमोलॉजी में मास्टर्स करके वापस आया हूँ। अपने पापा का इकलौता बेटा हूँ। असद ने महानूर से अपना तारुफ करवाया। मैं महानूर हूँ, अपने बाबा की इकलौती बेटी नहीं हूँ, और मैंने मैट्रिक किया है 2 साल पहले। महानूर ने उसी के अंदाज में जवाब दिया और हंसने लगी। असद उसे गौर से देखने लगा। वो हंसती हुई बहुत प्यारी लग रही थी। बिल आखिर वो बोल पड़ा, तुम इस वक्त बिल्कुल लेडी बर्ड लग रही हो। जिस पर महानूर की हंसी को ब्रेक लगी। इतनी छोटी? उसने अपनी आंखें खोल कर कहा। हाँ इतनी छोटी। वो अपनी बात पर कायम था। आगे क्यों नहीं पढ़ा? महानूर से पूछा। मेरे कजन ने पढ़ने नहीं दिया, कहता है कॉलेज जाकर लड़कियां खराब हो जाती हैं, और बाबा ने बात मान ली। महानूर ने अफसोस से बताया। ये तो तकियानुसी सोच है। असद को अफसोस हुआ। महानूर अब खेत से निकलकर सड़क पर चढ़ने लगी, जब ठोकर लगने की वजह से उसके कुछ फूल नीचे गिर गए। आपने मेरे फूलों को नजर लगा दी। फूल चुनते असद को देखकर महानूर ने कहा। नजर तो लगाई है, मगर फूलों को नहीं। ये कहते असद ने सारे फूल महानूर के दुपट्टे में वापस डाल दिए। अब दोनों सड़क पर चल रहे थे, साथ साथ मगर फासले पर। आप कल दोबारा फूल तोड़ने आएंगी? असद ने कुछ बेचैनी से पूछा। नहीं, कल तो जुमेरात है, मैं तो दरगाह पर जाऊंगी, महानूर ने जवाब दिया। आप दरगाह क्यों जाती हैं? असद ने पूछा। क्योंकि मैं मन्नत मानती हूँ, और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो फूलों की चादर चढ़ाने जाती हूँ, महानूर ने कहा। ओह अच्छा, अगर मैं भी मन्नत मानूं तो पूरी होगी? असद ने महानूर का मन्नत पर ईमान देखते हुए पूछा। हाँ क्यों नहीं, महानूर ने जवाब दिया। चलो फिर कल दरगाह पर मिलते हैं। पक्का तुम आओगी ना? असद ने तस्दीक चाही। मैं तो हर जुमेरात को जाती हूँ, और फकीरों को पैसे भी देती हूँ, महानूर ने तफसील बताई। अच्छा, फिर तो मैं भी फकीर हूँ, आप मुझे भी कुछ देंगी? वो अब अपने दोनों हाथ फैलाए महानूर को देख रहा था। आप देखने से फकीर तो नहीं लगते, महानूर ने उसे सर से पांव तक देखते कहा। पहले नहीं था, मगर अभी थोड़ी देर पहले मेरा सब कुछ लुट गया है। अब उसने अपने दिल पर हाथ रखा हुआ था। अभी अभी? वो कैसे? महानूर ने हैरत से पूछा। असद ने उसकी आंखों के सामने अपना हाथ लाते हुए 3 चुटकियां बजाईं और बोला, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर दोनों हंसने लगे। वो जो सामने गाड़ी खड़ी है शायद आपकी है। असद ने महानूर से तस्दीक चाही। जी मेरी है, महानूर ने कहा। कमदार ने महानूर के आते ही बैक डोर ओपन किया और ड्राइवर अपनी सीट संभाल कर बैठ गया। कमदार और नूरी भी अपनी अपनी जगह बैठ गए। मैं कल आपका इंतजार करूंगा।
اسد نے کہتے ہوئے مہنور کی سائڈ کا ڈور مسکرا کر بند کر دیا۔ بیک مرر میں مہنور اسے دیکھتی رہی یہاں تک کہ وہ نظر آنا بند ہو گیا اور اس کی جگہ دھول مٹی نے لے لی۔ مہنور گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ وہ جب بھی ماضی کو سوچتی تھی یہی ہوتا تھا، اللہ کرے ذریعہ تم مر جاؤ، میری خوشیوں کو کھا گئے۔ اطرت نے خوشی سے اماں بھی کے گلے میں اپنی باہیں ڈال لیں۔ اماں سچ مچ آپ جائیں گی میرے ساتھ خالہ بھی کے گھر شکریہ ادا کرنے؟ اطرت نے جوش سے پوچھا۔ لڑکی تیری تسلی نہیں ہوتی، کہہ تو دیا ہے اتوار کو چلیں گے، اور کتنی بار کہوں تو یقین آئے گا، اماں بھی نے لاڈ سے اطرت کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ اماں بھی اگر آپ کو حالہ بھی اچھی لگی تو بات کریں گی نا؟ اطرت نے صبح سے کوئی 10ویں بار اپنا سوال دہرایا تھا۔ کہہ تو دیا ہے کروں گی، اب جان چھوڑ دے میری۔ اور ہاں کل پتہ پوچھ آنا، چلیں گے اتوار کو، میں بھی دیکھوں کیسی لڑکی ہے جس کی دونوں بہن بھائی تعریفیں کر رہے ہیں۔ اطرت نے خوشی سے سر ہلا دیا۔ اطرت آج سارا دن حالہ کو یونیورسٹی میں تلاش کرتی رہی مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ بالآخر مایوس ہو کر ہسپتال جانے کا ارادہ کیا۔ پہلے دن جو کچھ اطرت کے ساتھ ہوا تھا اس کی وجہ سے زبیر نے اطرت کے لیے ایک ڈرائیور اور گاڑی مخصوص کر دی تھی۔ وہ سارا دن یونیورسٹی کی پارکنگ میں رہتی، جب بھی اطرت فری ہوتی گھر واپس آ جاتی تھی۔ ابھی اطرت نے پارکنگ میں قدم رکھا ہی تھا کہ کونین نظر آ گیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی بائک سے سر کھپا رہا تھا۔ ہیلو، اطرت نے ڈرتے ڈرتے کونین کو مخاطب کیا۔ اس نے کبھی لڑکوں سے بات نہیں کی تھی، شاید وہ کونین سے بھی نہ کرتی مگر ایڈریس معلوم کرنا تھا۔ کونین نے مڑ کر دیکھا اور اطرت کو پہچان کر شرارت سے بولا، آج بھی لفٹ چاہیے؟ مگر سوری میم، آج تو بائک آپ کو لفٹ دینے کے موڈ میں نہیں۔ اس نے کندھے اچکائے۔ ویسے بھی میری بائک احسان فراموشوں کو پسند نہیں کرتی۔ اطرت کچھ شرمندگی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اصل میں کبھی بائک پر نہیں بیٹھی نا، مجھے لگ رہا تھا میں گر جاؤں گی، اسی لیے مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ جب گھر پہنچی تو میرا دل اماں بھی سے ملنے کو تڑپ رہا تھا۔ میں شرمندہ ہوں اپنی اس دن کی حرکت پر۔ کونین کو امید نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی شرمندہ ہو جائے گی، اسی لیے اسے حیرت سے دیکھا اور کہا، سیریسلی؟ جی، اور اسی لیے میں اور میری اماں بھی آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ مگر اتنا کہہ کر اطرت رک گئی۔ مگر کیا؟ کونین نے ابرو اچکا کر کہا، وہ مجھے آپ کے گھر کا ایڈریس معلوم نہیں نا۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ کونین اب ہاتھ باندھے بائک کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ کیا ہے نا مس اطرت نے اپنا نام بتایا۔ جی مس اطرت، یہ جو آپ کی اتنی لمبی چوڑی گاڑی ہے یہ ہمارے محلے میں داخل نہیں ہو سکے گی اور آپ کو پیدل چلنا پڑے گا، جس کی وجہ سے آپ کو پھر رونے کا دورہ پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کا شکریہ قبول کر لیا، گھر آنے کی ضرورت نہیں۔ کونین نے کہتے ہوئے پھر بائک پکڑ کر کک لگائی۔ مگر مجھے تو حالہ بھی کا شکریہ ادا کرنا ہے، اطرت نے کونین کو جاتے دیکھ کر جلدی سے اونچی آواز میں کہا۔ کونین نے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مس جی میں سنتا ہوں، بہرا نہیں ہوں، اور اب سیدھا ہو کر کڑے تیوروں سے اطرت سے مخاطب ہوا۔ بائک میں چلا رہا تھا، حالہ بھی نہیں۔ شکریہ صرف میرا بنتا ہے اور وہ میں نے قبول کر لیا۔ اب کیوں گھر جانے کی ضد کر رہی ہیں؟ وہ میں خود حالہ بھی کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اور پکا نہیں رہوں گی۔ اطرت نے مسکین شکل بنا کر کونین کی طرف دیکھا۔ کونین کو ہنسی آئی مگر وہ دبا گیا۔ ٹھیک ہے، آپ ایڈریس نوٹ کریں۔ زبیر آج صبح جلدی آفس آ گیا تھا کیونکہ وہ زریاب کے ساتھ رائحہ کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ زریاب ابھی نہیں آیا تھا اور زبیر کمرے میں چکر کاٹ کاٹ کر تھک گیا تھا۔ زریاب کو کال کرتا ہوں، وہ بڑبڑایا، مگر ڈائل نمبر پر نظر پڑتے ہی حالہ کا خیال آ گیا۔ زبیر شرم کر کچھ اس لڑکی کا شکریہ ہی بول دے۔ اس نے اپنے آپ کو سرزنش کرتے حالہ کو کال کی۔ تیسری بیل پر کال اٹینڈ ہو گئی۔ السلام علیکم، پیاری سی آواز زبیر کے اسپیکر میں ابھری۔ وہ میں زبیر بات کر رہا ہوں، سلام کا جواب دیتے ہوئے زبیر نے اپنا تعارف کروایا۔ کون زبیر؟ سوری میں نے پہچانا نہیں، حالہ نے جواب دیا۔ حالہ اس وقت ہسپتال میں مصروف تھی اسی لیے لمبی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ زبیر کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، جلدی سے بولا، جی میں اطرت کا بھائی۔ اچھا پھر؟ حالہ نے جواب دیا۔ وہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ زبیر فوراً اصل موضوع کی طرف آیا۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں، میں ذرا مصروف ہوں، برا مت منائیے گا۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ عجیب لڑکی ہے، اس دن بولنے سے رک نہیں رہی تھی،
और आज सुनने के लिए तैयार नहीं। इतने में ऑफिस का दरवाजा खुला और ज़रियाब अंदर दाखिल हुआ। क्या बात है, फ़ोन को क्यों घूर रहा है? माना काफ़ी महंगा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि बंदा अपने आसपास से ही बेखबर हो जाए। और हंसते हुए ज़ुबैर के सामने कुर्सी पर बैठ गया। ज़ुबैर ने मुस्कुराकर फ़ोन टेबल पर रखा और चलता हुआ ज़रियाब के पास आ गया। बहुत ख़ास बात है क्या? ज़रियाब ने पास खड़े ज़ुबैर को आंखें उचकाकर आहिस्ता आवाज़ में कहा। हाँ भी और नहीं भी, ज़ुबैर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और ज़रियाब का हाथ पकड़कर सोफे पर आ बैठा। यार तू ठीक है? तेरी हरकतें कुछ मशकूक नजर आ रही हैं। ज़रियाब ने ज़ुबैर के माथे को हाथ लगाते मस्नूई फिक्रमंदी से कहा, जिस पर ज़ुबैर का कहकहा बुलंद हुआ। यार मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही कि कहाँ से शुरू करूं। ज़ुबैर ने पुरसोच अंदाज में कहा। जहां मर्जी से शुरू कर, मैं समझ लूंगा, ज़रियाब ने हौसला देते कहा। अच्छा, फिर वादा कर हुनैन को नहीं बताएगा, क्योंकि वो बहुत जिद करता है। ज़ुबैर ने इंतहाई संजीदगी से ज़रियाब को कहा। ठीक है, तू बता क्या बात है। अब मैं उलझन का शिकार हो रहा हूँ, ज़रियाब ने उकता कर कहा। पता यार, जब तू गांव में था तो, ज़ुबैर ने बताना शुरू किया। नरमीन कॉरिडोर से गुजर रही थी जब पीछे से हुनैन ने आवाज़ दी। रुक पढ़ाकू रुक, क्या बदतमीजी है, सारी जिंदगी ऐसे ही रहना। नरमीन ने खुदकी से पीछे मुड़कर कहा और आगे चल पड़ी। इतनी देर में हुनैन भी नरमीन के करीब पहुंच चुका था। अब हुनैन उल्टे कदमों से चल रहा था और मुंह नरमीन की तरफ था, जबकि नरमीन सीधी कदम उठा रही थी मगर मुंह हुनैन की तरफ था। आराम से बैठकर बात सुनो मेरी, हुनैन ने कहा। मुझे नहीं सुनना, नरमीन ने नाराजगी से कहा। यार तेरे साथ मसला क्या है? सॉरी बोली तो थी ना, हुनैन ने याद दिलाया। हाँ जी, आपके एहसानात याद हैं मुझे, पूरा हफ्ता बीमार रही हूँ, नरमीन ने आहिस्ता से जवाब दिया। नरमीन, तुझे तो लड़ना भी नहीं आता। जितना आहिस्ता तू गुस्से में बोल रही है, इतना तो मैं सरगोशी में भी नहीं बोलता। और हंसने लग गया, जबकि नरमीन संजीदा थी। हुनैन, तुम प्लीज MBA कर लो ना। नरमीन ने रुककर एक हाथ अपनी कमर पर रखा और दूसरा हाथ जिसमें फोल्डर था हुनैन के सर पर मारा। आउच! सालिम लड़की, इतने जोर से मारा है। अभी ज़रियाब और ज़ुबैर कहते हैं कि तुम मासूम हो। हुनैन ने अपना सर सहलाते हुए नरमीन से कहा। अब वो नरमीन के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। नरमीन ने फोल्डर को सीने से लगा रखा था। हुनैन प्लीज कर लो ना MBA, प्लीज, नरमीन ने नीचे देखते हुए कहा। तेरे लिए मेरी जान भी हाजिर है, मगर ये MBA मेरे बस की बात नहीं। इतना कहकर हुनैन ने गाड़ी की चाबियां उछाली जो सीधे ऊपर लगे बल्ब पर लगी और एक जोरदार आवाज के साथ वो जमीन पर गिरा। उस कॉरिडोर में सारे प्रोफेसर्स के कमरे थे, यहाँ स्टूडेंट्स का आना मना था। नरमीन तो अपने बाबा से मिलने आई थी, मगर ये हुनैन पता नहीं कहाँ से टपक पड़ा था। बल्ब के टूटते ही वहां से गायब हो गया, जबकि तमाम प्रोफेसर्स अपने अपने ऑफिस के दरवाजे में खड़े नरमीन को घूर रहे थे। सो मेरे अजीज लिसनर्स, दैट वाज द एंड ऑफ एपिसोड 1 ऑफ हिचकियां मोहब्बत की। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज।